चैप्टर 181 टैलेंट मैजिक सैंड गार्डियन। ड्यूक ने अपने आसपास भागती हुई भीड़ को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। उसकी नज़र सिर्फ उस सीन पर थी जो उसे बहुत ही जाना पहचाना लग रहा था। दिल के अंदर एक अजीब सी नॉस्टैल्जिया की फीलिंग उठी, इतनी स्ट्रॉन्ग कि एक पल के लिए उसे यहीं रुक जाने का मन हो गया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, हवा में तंबाकू की हल्की सी खुशबू अभी भी बाकी थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल पक्की और अनवेवरिंग थी। ड्यूक को बिल्कुल क्लियर था कि वो कौन है, कहाँ है और क्या कर रहा है। उसके सामने हाई राइज बिल्डिंग्स के बीच से एक विशाल पेड़ जमीन फाड़कर ऊपर उठाया और उसके उठने के साथ कई स्काई स्क्रेपर्स धाराशाही हो गए। यही था स्किल ट्री। अगले ही पल आसपास का पूरा सीन झाग की तरह बिखर गया और ड्यूक फिर से मेडिटेशन रूम के अंदर खड़ा था। ड्यूक हमेशा स्किल ट्री को अपना एंकर बनाकर रखता था, अपनी क्लैरिटी को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करता हुआ। चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग इल्यूजन क्यों ना हो, जब तक उसका स्किल ट्री से कनेक्शन बना रहेगा, वो कभी भी इल्यूजन में फंस नहीं सकता। ऑफिशियल विज़र्ड बनने का प्रोसेस असल में काफ़ी डेंजरस होता है और इल्यूजन का ये स्टेप सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। बहुत से विज़र्ड्स स्पिरिचुअल पावर स्टेबलाइजिंग पोशन लेने के बाद भी इस असेंशन के दौरान इल्यूजन में फंस जाते हैं। एक बार फंस गए तो बाहर निकलना मुश्किल होता है और असेंशन फेल हो जाता है। ये इल्यूजन्स इंसान की सबसे गहरी डिज़ायर से पैदा होती हैं, दिल के अंदर छिपी हुई सबसे तेज़ इमोशंस और ख़यालों को उकसाकर इंसान को पूरी तरह इल्यूजन के अंदर खींच लेती हैं। ड्यूक ने अपनी स्पिरिचुअल पावर पर एक नज़र डाली। 51.6 से बढ़कर 53.2 हो चुकी थी, अभी भी नॉर्मल रेंज के अंदर थी। नॉर्मली विज़र्ड्स असेंशन के वक्त स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से अपनी स्पिरिचुअल पावर को रियल टाइम मॉनिटर करते हैं ताकि कोई अचानक स्पाइक या ड्रॉप ना हो। असेंशन के दौरान स्पिरिचुअल पावर का अचानक बढ़ना बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं होता। इससे कंट्रोल लॉस हो सकता है और बंदा सीधा एक बेदिमाग जिंदा लाश जैसा बन जाता है। मेडिटेशन रूम बिल्कुल शांत था, सिर्फ ड्यूक की सांस की आवाज़ और उसका स्ट्रॉन्ग हार्ट बीट ही सुनाई दे रहा था। इल्यूजन का हर्डल पार करने के बाद ड्यूक ने सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप शुरू किया, सैंड गार्डियन का मैजिक मॉडल कंस्ट्रक्ट करना। सैंड गार्डियन का मैजिक मॉडल अब तक ड्यूक के सामने आई हुई सबसे कॉम्प्लेक्स मैजिक थी, लेकिन क्योंकि ये मैजिक ड्यूक ने खुद स्क्रैच से क्रिएट और डेवलप की थी, इसलिए उसे इस मैजिक मॉडल की हर छोटी डिटेल पता थी। जब उसने गैसियस स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करके सैंड गार्डियन का मैजिक मॉडल बनाना शुरू किया, तो ये प्रोसेस सरप्राइजिंगली स्मूथ निकला। उतना मुश्किल बिल्कुल नहीं जितना उसने सोचा था। ये सेल्फ डेवलप्ड मैजिक का सबसे बड़ा एडवांटेज था, पूरी अंडरस्टैंडिंग, ज़ीरो कन्फ्यूजन। टाइम धीरे धीरे बीतता गया और एक बड़ा सा मैजिक मॉडल, जो बाकी सब मॉडल से काफ़ी बड़ा था, धीरे धीरे शेप लेने लगा। इसी प्रोसेस के दौरान ड्यूक ने महसूस किया कि उसके बॉडी के हर एक सेल का इस मैजिक मॉडल के साथ कोई सटल सा कनेक्शन बन रहा है, जैसे हर सेल से एक इनविजिबल नर्व निकलकर मैजिक मॉडल से जुड़ रही हो। फीलिंग इतनी अजीब और वंडरफुल थी, जैसे उसके बॉडी के अंदर कोई नया ऑर्गन ग्रो हो गया हो। जैसे ही सैंड गार्डियन पूरी तरह फॉर्म हुआ, ड्यूक को लगा कि ये मैजिक अब उसका इंस्टिंक्ट बन चुकी है, बिल्कुल सांस लेने जैसी नेचुरल। ये सिर्फ मैजिक नहीं रही, बल्कि एक टैलेंट एबिलिटी बन गई थी। सिर्फ एक थॉट के साथ ड्यूक के लेफ्ट आर्म के येलो सैंड क्रिस्टल से मेटालिक शाइन वाली पीली रेत निकलकर उसके आसपास घूमने लगी। अब ये पीली रेत उसके बॉडी का ही हिस्सा बन चुकी थी। बिना मैजिक पावर कंज्यूम किए ऑटोमेटिकली अटैक और डिफेंस कर सकती थी। ड्यूक की स्पिरिचुअल पावर डायरेक्टली इस येलो सैंड की बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड करती थी, वो स्ट्रेंथ जो बिना मैजिक पावर लगाए अचीव होती है। पूरा असेंशन प्रोसेस लगभग 17 घंटे चला और इसमें वाटर ऑफ असू के 3 पूरे वायल्स कंज्यूम हुए। कॉन्स्टिट्यूशन 17.8 से 22.3, स्ट्रेंथ 18.1 से 23.2, एजिलिटी 17.2 से 21.6, स्पिरिट 51.6 से 57.5,
फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स 0। असेंशन कंप्लीट करने के बाद ड्यूक ने तुरंत अपनी फिजिकल कंडीशन और स्किल ट्री के एट्रीब्यूट पैनल को चेक किया। उसके बॉडी के सभी पार्ट्स रिलेटिवली स्टेबल थे। हाँ, थकान और कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि 3 वाटर ऑफ असू का कैटालिटिक इफेक्ट बहुत ही पावरफुल होता है, बार बार बॉडी के लिमिट्स को तोड़ता हुआ। एट्रीब्यूट्स के हिसाब से देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रेंथ और एजिलिटी तीनों ही 20 से ऊपर पहुंच चुके थे। अब ड्यूक की फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी सॉलिड हो चुकी थी। ड्यूक को महसूस हुआ कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पर भी अब उसके पास डिसेंट कॉम्बैट पावर थी। हाँ, अभी वो सिर्फ बॉडी के दम पर एनर्जी अटैक्स को रेजिस्ट नहीं कर सकता था, उसकी स्पिरिचुअल पावर भी काफ़ी बढ़ चुकी थी, लगभग 6 पॉइंट्स का जंप। फिर ड्यूक ने सैंड गार्डियन की स्ट्रेंथ टेस्ट की। नॉर्मल स्टेट में इसका डिफेंस स्ट्रेंथ 40 डिग्रीज तक पहुंच रहा था और अटैक स्ट्रेंथ 37 डिग्रीज। ये स्ट्रेंथ लेवल 1 गैसियस मेजेस के बीच काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर मैजिक पावर इन्वेस्ट की जाए तो येलो सैंड की स्ट्रेंथ और भी बढ़ाई जा सकती है। बस थोड़ी सी मैजिक पावर डालते ही येलो सैंड की स्ट्रेंथ 56 डिग्रीज तक पहुंच गई और ये बिना सारी मैजिक पावर यूज़ किए हुआ। ड्यूक को महसूस हुआ कि अब उसके लिए सिर्फ 20 टन मेटालिक येलो सैंड काफ़ी नहीं रही। अब वो एक साथ 100 टन येलो सैंड कंट्रोल कर सकता था, जिसमें से 80 टन नॉर्मल सैंड पार्टिकल्स थे। फिलहाल के लिए ये काफ़ी था, कम से कम लेवल 1 गैसियस मेजेस के बीच डिसेंट कॉम्बैट पावर देने के लिए। बहुत ही कम विज़र्ड्स ऐसे होते हैं जो जस्ट असेंशन के बाद सिर्फ एक लेवल 1 टैलेंट मैजिक के भरोसे इतनी स्ट्रेंथ हासिल कर पाते हैं। अक्सर विज़र्ड्स को पहले कुछ लेवल 1 मैजिक मास्टर करनी पड़ती है। ड्यूक को लगा कि अपनी सैंड गार्डियन टैलेंट मैजिक और हाई लेवल अर्थ एलिमेंट एफिनिटी टैलेंट के साथ उसे शायद और लेवल 1 मैजिक सीखने की ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन ये बस एक थॉट था। एक ही मेथड पर डिपेंडेंट रहना डेंजरस होता है। हर सिचुएशन के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होना ज़रूरी है। मेडिटेशन रूम से निकलकर ड्यूक पास के एक लेबोरेटरी में गया, जहां वो असेंशन के बाद अपनी एबिलिटीज टेस्ट करना चाहता था। लेबोरेटरी के अंदर सामने रखे मैजिक पपेट ने उसकी तरफ एक लेसर फायरबॉल टेक्निक लॉन्च की। छोटा सा फायरबॉल तेजी से आया, अपने साथ इंटेंस हीट लेकर। जैसे ही फायरबॉल ड्यूक से 5 मीटर दूर पहुंचा, येलो सैंड क्रिस्टल से पीली रेत निकलकर हवा में उतरी और एक सेमी सर्कल शील्ड बना लिया। फायरबॉल येलो सैंड शील्ड से टकराकर फूट गया और चिंगारियां बिखरकर कुछ ही पल में डिसिपेट हो गया। इस पूरे प्रोसेस के दौरान ड्यूक बिल्कुल नहीं हिला। उसने न मैजिक पावर यूज की, न स्पिरिचुअल पावर। सब कुछ ऑटोमेटिक था। सैंड गार्डियन टैलेंट एबिलिटी ने खुद ही डिफेंस हैंडल कर लिया। ड्यूक ने आंखें बंद की और उसकी स्पिरिचुअल पावर तुरंत बाहर की दुनिया में फैल गई। 20 मीटर के रेडियस के अंदर की हर चीज उसके कंट्रोल और परसेप्शन में आ गई। बेशुमार इन्फॉर्मेशन एक साथ उसके दिमाग में भर गई। ये ऑफिशियल विज़र्ड बनने का एक और निशान था, स्पिरिचुअल पावर का एक्सटर्नलाइजेशन। विज़र्ड अप्रेंटिस के स्टेज पर स्पिरिचुअल पावर सिर्फ बॉडी के अंदर ही काम करती है, मैजिक रिलीज करने के लिए या डीमनाइज्ड आइटम्स को कॉल करने के लिए। वो बॉडी से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन ऑफिशियल विज़र्ड बनने के बाद स्पिरिचुअल पावर एक नई सेंस बन जाती है, जो आसपास की दुनिया को महसूस करने के काम आती है। चैप्टर 182 आफ्टर द प्रमोशन। विज़र्ड्स अपनी स्पिरिचुअल पावर के जरिए बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन परसीव कर सकते हैं। ये परसेप्शन का तरीका नॉर्मल साइट या हियरिंग से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है। अगर कोई नॉर्मल इंसान किसी फल को देखे तो उसके दिमाग में सिर्फ सरफेस लेवल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे फल का कलर और शेप। लेकिन जब वही फल स्पिरिचुअल पावर से ऑब्जर्व किया जाए तो उसकी हिडन अपीयरेंस और अंदर का स्ट्रक्चर भी क्लियरली दिख जाता है। यहाँ तक कि अगर उसके अंदर कीड़े हों तो वो भी एक नज़र में समझ आ जाते हैं। ये सारी ओवरवेलमिंग इन्फॉर्मेशन स्पिरिचुअल पावर के थ्रू विज़र्ड के दिमाग तक पहुँचती है, जिससे उसे बहुत ही हाई लेवल और डिटेल्ड फीडबैक मिलता है। अगर किसी विज़र्ड की स्पिरिचुअल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ना हो तो वो इस टाइप के परसेप्शन को सपोर्ट नहीं कर पाता। ऐसी सिचुएशन में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक साथ दिमाग में भरने से सिवियर हेडेक हो सकता है।
सैंड गार्डियन का डिफेंस और अटैक रेंज बिल्कुल वहीं होता है जहां तक स्पिरिचुअल पावर पहुंच सकती है। जहां तक स्पिरिचुअल पावर एक्सटेंड होती है, वहीं तक सैंड गार्डियन ऑटोमैटिकली डिफेंड और काउंटर अटैक कर सकता है। अब ड्यूक बिना मैजिक पावर खर्च किए 20 मीटर की रेंज में सैंड को फ्रीली मैनिपुलेट कर सकता था। लेकिन अगर इस रेंज से आगे जाना हो तो मैजिक पावर एक्सपेंड करनी पड़ती थी। सैंड गार्डियन लेवल 1, 12 ऑफ 100। एक्सपेरिमेंट करते वक्त ड्यूक ने नोटिस किया कि सैंड गार्डियन की प्रोफिशिएंसी लगातार बढ़ रही थी। उसने रियलाइज़ किया कि इस स्किल की प्रोफिशिएंसी बढ़ाना काफ़ी इजी है, क्योंकि 20 मीटर के अंदर सैंड गार्डियन मैजिक पावर कंज्यूम ही नहीं करता। बस टाइम चाहिए और प्रोफिशिएंसी ऑटोमेटिकली ग्राइंड होती रहेगी। ये थोड़ा ज़्यादा ही चीट नहीं हो गया? अगर सारे स्पेल्स बिना किसी कंजम्पशन के कास्ट हो जाएं, तो मैं ऑलमोस्ट इनविंसिबल हो जाऊंगा। ड्यूक के दिमाग में अचानक ये थॉट आया, लेकिन उसने तुरंत अपने आप को टोक दिया और डे ड्रीमिंग बंद करके बाकी स्पेल्स की टेस्टिंग शुरू कर दी। स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज होने की वजह से जो सब लेवल स्पेल्स ड्यूक ने पहले मास्टर किए थे, वो सब भी स्ट्रांग हो गए थे। अब उनकी स्ट्रेंथ 30+ तक पहुंच चुकी थी। ड्यूक के पास जो शैडो वाटर था, वो अब धीरे धीरे कम यूजफुल होता जा रहा था। चाहे उसमें 3 हेडेड डॉग का सलाइवा हो, उसकी ओवरऑल डिफेंसिव स्ट्रेंथ अब भी काफ़ी लो थी, लगभग 10 डिग्रीज। जब ड्यूक विज़र्ड अप्रेंटिस था, तब शैडो वाटर एक डिसेंट डिफेंसिव मेथड माना जाता था। लेकिन अब जबकि उसके पास सैंड गार्डियन जैसा टैलेंट मैजिक है, शैडो वाटर लगभग यूजलेस हो चुका था और ज़्यादा काम का नहीं रहा। अगर कोई अटैक सैंड गार्डियन से ही ब्लॉक नहीं हो सकता, तो शैडो वाटर भी ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। फिर भी ड्यूक शैडो वाटर को अपने पास रखता है, एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर के तौर पर। जब ड्यूक अलग अलग स्पेल्स को टेस्ट कर रहा था और उनका डेटा रिकॉर्ड कर रहा था, तब वो अपने फ्यूचर प्लान्स पर भी सोच रहा था। सबसे पहले उसे डेफिनेटली कुछ लेवल 1 मैजिक मास्टर करनी ही होंगी। साथ ही नाइट्स ब्रीदिंग टेक्निक को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। उसे और भी एट्रीब्यूट्स की ब्रीदिंग टेक्निक्स ढूंढनी होंगी। ड्यूक का प्लान है कि बीस्ट मैन प्लेन की वॉर खत्म होने के बाद वो ईस्ट कोस्ट के अलोंग ट्रैवल करे। एक विज़र्ड के लिए पढ़ाई और रिसर्च में डूबा रहना ज़रूरी है, लेकिन एक्सपीरियंस और नॉलेज के लिए ट्रैवल करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ बुक्स से नहीं सीखी जा सकती। ईस्ट कोस्ट पर मैकेनिकल विज़र्ड सिविलाइजेशन काफ़ी डेवलप्ड है। साथ ही ये नाइट सिविलाइजेशन का भी एक मेजर सेंटर है, जहां नाइट्स के आगे के एडवांसमेंट्स और इनहेरिटेंसेस मिलते हैं। जब ड्यूक लेवल 1 मेज बन जाता है, तो ये उसके विज़र्ड पाथ पर एंट्री को मार्क करता है। अब वो एक प्रॉपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीइंग बन चुका होता है। एक लेवल 1 मेज की लाइफ स्पैन कम से कम 500 ईयर्स होती है। इस पॉइंट के बाद वो एक ऑर्डिनरी लाइफ फॉर्म नहीं रहता जो किसी भी पल मर जाए। काफ़ी प्लेन्स के हिसाब से देखा जाए तो लेवल 1 लाइफ फॉर्म भी एक डिसेंट फोर्स मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई लेवल 2 मेज बन जाता है तो उसकी लाइफ स्पैन 1000 ईयर्स से भी ज़्यादा हो सकती है। अभी ड्यूक इतनी दूर तक नहीं सोच रहा था। उसकी नज़र सिर्फ लेवल 1 लिक्विडेशन मेज के स्टेज पर टिकी हुई थी। नॉर्मली एक लेवल 1 लिक्विडेशन मेज की स्पिरिचुअल पावर लगभग 100 पॉइंट्स होती है, लेकिन सिर्फ 100 पॉइंट्स पहुंच जाना ही काफ़ी नहीं होता। गैशियस मेज से लिक्विडेशन मेज बनने के लिए किसी मैजिक पोशन की ज़रूरत नहीं होती, और बाकी के प्रमोशंस में भी ज़्यादातर मैजिक पोशंस की हेल्प नहीं चाहिए होती। लेकिन गैशियस मेज को अपनी गैशियस स्पिरिचुअल पावर को धीरे धीरे कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में बदलना होता है। जब काफ़ी ज़्यादा लिक्विड स्पिरिचुअल पावर एक्यूमुलेट हो जाती है, तब कोई लिक्विडेशन मेज कहलाता है। ये प्रोसेस पहले के प्रमोशन से बिल्कुल अलग होता है। पहले वाली प्रमोशंस सीधी लैडर चढ़ने जैसी होती थी, हर स्टेप क्लियर होता था। लेकिन गैशियस से लिक्विड में ट्रांजिशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो एक रात में कंप्लीट नहीं होता। अभी ड्यूक उस स्टेज तक नहीं पहुंचा था जहां वो स्पिरिचुअल पावर कंप्रेस कर सके। उसे पहले अपनी स्पिरिचुअल पावर और ज़्यादा एनहांस करनी थी, ताकि दिमाग के अंदर गैशियस स्पिरिचुअल पावर की क्वांटिटी बढ़ सके। सारे टेस्ट्स कंप्लीट करने के बाद ड्यूक को अपनी करंट स्ट्रेंथ का काफ़ी क्लियर आइडिया हो चुका था।
इसके बाद ड्यूक एकेडमी आइलैंड के एडमिनिस्ट्रेशन हॉल गया, जहां ऑफिशियल विज़र्ड बनने की फॉर्मल प्रोसीजर्स शुरू होनी थी। काउंटर के पीछे बैठे विज़र्ड से बात करते वक्त आसपास खड़े विज़र्ड अप्रेंटिस ने जब सुना कि ड्यूक सक्सेसफुल प्रमोट हो चुका है, तो सब उसे एनवी भरी नज़रों से देखने लगे। हर विज़र्ड अप्रेंटिस के लिए ये वही दिन होता है जिसका वो सपना देखते हैं। उनकी सारी मेहनत और पसीना सिर्फ ऑफिशियल विज़र्ड बनने के लिए होता है। ऑफिशियल विज़र्ड बनने के बाद ड्यूक अब ब्लैक सेल के लिए एक सिग्निफिकेंट फोर्स बन चुका था। अब वो अपना खुद का आइलैंड रख सकता था और उस आइलैंड के साथ साथ उसके आसपास के पानी पर भी उसका पूरा हक था। राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। नॉर्मली ऑफिशियल विज़र्ड्स को कोई कंपल्सरी मिशंस असाइन नहीं की जाती, लेकिन अगर ब्लैक सेल किसी इमरजेंसी में हो तो सभी विज़र्ड्स को फाइट करनी होती है। ये रूल हर विज़र्ड ऑर्गेनाइजेशन में होता है। यूजुअली ये सिचुएशन तब आती है जब ब्लैक सेल और किसी दूसरी विज़र्ड ऑर्गेनाइजेशन के बीच वॉर हो। पहले ज़माने में ऐसी वॉर्स काफ़ी कॉमन थी, लेकिन अब लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। आजकल ज़्यादातर विज़र्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना फोकस एंडलेस प्लेन पर शिफ्ट कर दिया है। वो विज़र्ड प्लेन में एक दूसरे से लड़ने के बजाय दूसरे प्लेन्स को लूटना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल से निकलने के बाद ड्यूक का प्लान था कि वो किसी और विज़र्ड के साथ मिलकर कुछ पसंद के आइलैंड्स इंस्पेक्ट करे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसकी मुलाकात साइमन और उसके कंपेनियंस से हो गई। साइमन के ग्रुप के तीनों लोग अब फर्स्ट क्लास विज़र्ड अप्रेंटिस बन चुके थे और पिछले कुछ महीनों में काफ़ी प्रोग्रेस की थी, लेकिन ड्यूक के कंपैरिजन में उनकी ग्रोथ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी। हाँ, उन्होंने मेहनत की थी और लक के साथ फर्स्ट क्लास विज़र्ड अप्रेंटिस बन पाए थे। ऑफिशियल विज़र्ड बनना उनके लिए अभी भी एक बहुत दूर का सपना था। इस प्रमोशन के लिए उन्हें एस्ट्रोनॉमिकल रिसोर्सेज चाहिए होंगे और उनका पाथ अभी काफ़ी लंबा था। कभी ड्यूक ने उनके साथ थर्ड क्लास और सेकंड क्लास विज़र्ड अप्रेंटिस के ट्रायल्स शेयर किए थे, लेकिन आज वो उन सब से बहुत आगे निकल चुका था। ड्यूक, क्या तुम सच में ऑफिशियल विज़र्ड बन गए हो? साइमन ने ड्यूक की ऑरा फील करते ही शॉक में पूछा। ड्यूक मुस्कुराया और हल्का सा नॉड किया। अभी अभी प्रमोट हुआ हूँ, तुम लोगों को बताने का मौका ही नहीं मिला। साइमन और बाकी लोगों के साथ ड्यूक का एटीट्यूड बिल्कुल पहले जैसा ही था। उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद भी उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन साइमन और उसके कंपेनियंस क्लियरली डिफरेंट बिहेव कर रहे थे। अब वो पहले जैसे कैजुअल नहीं रह पा रहे थे। उनके टोन और बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी सी रिस्पेक्ट और डिस्टेंस आ गई थी। थोड़ी देर बातचीत के बाद ड्यूक वहां से निकल गया। वो नहीं चाहता था कि बाकी विज़र्ड्स को उसका वेट करना पड़े। चैप्टर 183 चूजिंग एन आइलैंड। साइमन ड्यूक की जाती हुई पीठ को देखता रहा। उसके दिल के अंदर काफ़ी मिक्स्ड इमोशंस चल रहे थे। वो क्लियरली महसूस कर सकता था कि ड्यूक का एटीट्यूड उसके टुवर्ड्स अभी भी बिल्कुल पहले जैसा ही था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब वो खुद ड्यूक को पहले जैसे ट्रीट नहीं कर सकता था। विज़र्ड अप्रेंटिस और ऑफिशियल विज़र्ड के बीच एक ऐसी खाई होती है जो पार करना नामुमकिन होता है। आइडेंटिटी और स्टेटस का फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे उनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उनका कांटेक्ट कम होता चला जाएगा और एक दिन वो नेचुरली अलग डायरेक्शंस में बह जाएंगे। ये विज़र्ड्स के बीच एक कॉमन बात है। उनकी लाइफ स्पैन इतनी लंबी होती है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी दोस्त बने रह सकें। ड्यूक विज़र्ड जिक के साथ शिप पर चढ़ गया और एकेडमी आइलैंड से निकलकर नए आइलैंड्स इंस्पेक्ट करने के लिए रवाना हो गया। ब्लैक सेल के अंडर आइलैंड्स की गिनती बेहद ज़्यादा थी। ड्यूक ने पहले मैप पर एक नज़र डाली थी। कम से कम 10 लाख 1 मिलियन आइलैंड्स थे, जिसमें से ज़्यादातर अभी तक ओनरलेस पड़े हुए थे। ब्लैक सेल के करंट डेवलपमेंट स्पीड के हिसाब से इन सब आइलैंड्स को फुली इनहैबिट होने में अभी बहुत साल लगने वाले थे। ड्यूक और जिक एक बोट पर बैठकर आइलैंड्स के एक ऐसे क्लस्टर के पास पहुंचे जहां आइलैंड्स की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी। ड्यूक ने सबसे पहले यहीं एक आइलैंड चूज़ किया। एरिया लगभग 30 स्क्वायर किलोमीटर, साइज़ में काफ़ी ठीक ठाक। दोनों आइलैंड पर उतरे और वहां के एक्चुअल कंडीशंस को इंस्पेक्ट करना शुरू किया। ड्यूक ने क्लाइमेट और सॉइल कंडीशंस को ध्यान से ऑब्जर्व किया और रिकॉर्ड किया, क्योंकि फ्यूचर में मैजिक पोशन कल्टीवेशन जैसे कामों के लिए ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं।
ओवरऑल आइलैंड की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आखिर में ड्यूक ने इस आइलैंड को रिजेक्ट कर दिया। रीज़न सिंपल था, आसपास लोग बहुत ज़्यादा थे। ये पूरा एरिया एक आइलैंड ग्रुप था जहां लगभग एक डजन आइलैंड्स थे और उनमें से लगभग सब पर पहले से ही विज़र्ड्स रहते थे। ड्यूक को लोगों की भीड़ पसंद नहीं थी। ज़्यादा लोग होने का मतलब होता है ज़्यादा दिक्कत। काम करते वक्त हमेशा कॉशियस रहना पड़ता है और प्राइवेसी भी गारंटी नहीं होती। विज़र्ड्स के पास इन्वेस्टिगेशन के अलग-अलग तरीके होते हैं और ड्यूक ये इंश्योर नहीं कर सकता था कि वो हर प्रोबिंग टेक्निक को ब्लॉक कर पाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ड्यूक के पास स्किल ट्री था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी अनोमलीज नोटिस करे। इस जगह की कंडीशंस अच्छी होने के बावजूद ज़्यादा लोग होने की वजह से ये लोकेशन अनसूटेबल थी। इसके बाद ड्यूक जिक के साथ आगे सेल करता रहा और भी कई आइलैंड्स विजिट किए, तब जाकर उसने फाइनल डिसीजन लिया। आखिरकार उसने एक 50 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा एरिया वाला आइलैंड चूज़ किया। ये एक प्रॉपर लार्ज साइज्ड आइलैंड था, लेकिन इस आइलैंड की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। ये काफ़ी बैरन था, वेजिटेशन कम थी और सॉइल क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसी वजह से कई विज़र्ड्स ने पहले ही इस आइलैंड को रिजेक्ट कर दिया था। नॉर्मली इतने बड़े आइलैंड्स विज़र्ड्स के बीच काफ़ी पॉपुलर होते हैं। ड्यूक को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सॉइल कंडीशंस बाद में धीरे धीरे इम्प्रूव की जा सकती थी। जो चीज़ ड्यूक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थी वो थी शांति। इस आइलैंड का नियरेस्ट नेबर भी 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूर था और आसपास कहीं भी लोगों का कोई निशान नहीं था। ड्यूक को ऐसी ही जगह पसंद थी जहां कोई डिस्टर्ब ना करे और वो बिल्कुल फ्रीली अपना काम कर सके। इस लोकेशन को फाइनलाइज करने के बाद जिक की गाइडेंस में ड्यूक ने सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की और ऑफिशियली इस आइलैंड का ओनर बन गया। ड्यूक ने इस जगह का नाम रखा डिजर्टेड आइलैंड। नाम बिल्कुल परफेक्ट था क्योंकि जगह वाकई में काफ़ी सुनसान थी। वो अकेला उस बैरन आइलैंड पर खड़ा था, समंदर की ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए। आने वाले काफ़ी लंबे समय तक ये जगह उसका टेरिटरी बनने वाली थी, एक ऐसी जगह जिसे उसे खुद ट्रांसफॉर्म करना था। ड्यूक ने 150 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खर्च करके एक बैच स्लेव टीचर्स को आइलैंड पर बुलाया ताकि बेसिक फैसिलिटीज़ बनाई जा सकें। आइलैंड के पिछले हिस्से में उसने एक छोटा सा कासल बनवाया जो ये उसका रेजिडेंस था, आराम और रेस्ट के लिए, जिसमें काफ़ी सारे गेस्ट रूम्स भी थे। कासल के लेफ्ट साइड का एरिया मैजिक पोशन और एल्केमी एक्सपेरिमेंट्स के लिए डेजिग्नेट किया गया और वहाँ लेबोरेटरी स्टैंडर्ड बिल्डिंग्स बनाई गई। ये कंस्ट्रक्शन का काम एक स्पेशल स्लेव रेस ने संभाला, ब्राइट येलो पीपल। ब्राइट येलो पीपल पूरी तरह अर्थ येलो कलर के होते थे। ये मिट्टी खाकर जीते थे और बारिश के बाद गीली ज़मीन इनकी फेवरेट होती थी। आर्किटेक्चर में वो एक्सपर्ट्स थे और बहुत कम टाइम में बिल्डिंग्स का एक पूरा बैच कंप्लीट कर सकते थे। कासल के राइट साइड एक ओपन एरिया था जहां ड्यूक ने कुछ वेयरहाउसेस बनवाए थे, फ्यूचर में अलग-अलग आइटम स्टोर करने के लिए। आइलैंड का बाकी हिस्सा बिल्कुल अनटच छोड़ दिया गया, अभी भी वही बैरन ज़मीन। ड्यूक ने आइलैंड के बीच के एरिया में कुछ प्लांटिंग जोन्स प्लान किए थे, लेकिन उसके लिए पहले सॉइल कंडीशन इम्प्रूव करनी ज़रूरी थी। इस वक्त ड्यूक के पास ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं था, सिर्फ कुछ 100 मैजिक स्टोन्स और 102 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स, शायद हिस्ट्री का सबसे गरीब लेवल 1 मेज। उसके पास आइलैंड को और डेवलप करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं था, इसलिए बाकी ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूचर के लिए छोड़ दी गई। उसने अपने बचे हुए 102 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का यूज़ करके 2 लेवल 1 मैजिक स्पेल्स एक्सचेंज किए और उसके पास सिर्फ 2 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बचे। नॉर्मली बाहर मार्केट में एक कंप्लीट लेवल 1 मैजिक मॉडल की प्राइस कम से कम 2000 to 3000 मैजिक स्टोन्स होती है, और अगर स्पेल थोड़ी सी भी अच्छी हो तो प्राइस 10,000 मैजिक स्टोन्स तक चली जाती है। इस हिसाब से ड्यूक का सिर्फ 100 पॉइंट्स में 2 लेवल 1 मैजिक स्पेल्स मिल जाना ऑलरेडी काफ़ी चीप माना जाता है। और ऊपर से ये दोनों स्पेल्स सिंपल भी नहीं थे, बाहर नॉर्मली मिलते ही नहीं हैं।
ड्यूक ने महसूस किया कि जैसे जैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हाई लेवल रिसोर्सेज बाहर से अक्वायर करना और मुश्किल होता जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए लेवल 1 मैजिक। जो स्पेल्स फ्रीली सर्कुलेट होते हैं वो ज़्यादातर कॉमन होते हैं। जो ट्रूली इंपॉर्टेंट स्पेल्स होते हैं वो अलग अलग फोर्सेस के अंदर ही बंद रहते हैं। क्योंकि लेवल 1 मेज बनने के बाद कोई भी एक प्रॉपर फोर्स माना जाता है, इस स्टेज पर कंट्रोल काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाता है। ब्लैक सेल ट्रेजर वॉल्ट से खरीदे गए ये 1 लेवल मैजिक स्पेल्स फ्रीली बाहर पास नहीं किए जा सकते। ऐसा करने पर ब्लैक सेल की पनिशमेंट मिलती है। ड्यूक ने अपने ब्लैक सेल बैज के अंदर रेगुलेशंस चेक किए। इस क्राइम की सज़ा नॉर्मली 120 ईयर्स होती है। अगर कोई प्रिजन में नहीं रहना चाहता तो उसे कुछ एक्सट्रीमली डेंजरस प्लेन मिशंस पर भेज दिया जाता है, जहां सर्वाइवल रेट बहुत ही लो होता है। मैजिक के अलावा भी ब्लैक सेल ट्रेजर वॉल्ट के काफ़ी आइटम्स रीसेल करना अलाउड नहीं होता, वो सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं। इस रूल का एक पर्पस ये भी है कि ब्लैक सेल के कोर रिसोर्सेज बाहर लीक ना हो। साथ ही ये कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की वैल्यू को भी मेंटेन करता है। अगर किसी के पास काफ़ी मैजिक स्टोन्स हों तो वो बाकी ब्लैक सेल विज़र्ड से आइटम्स एक्सचेंज करवा सकता है। ये सिस्टम कोलैप्स कर देगा। इसलिए ब्लैक सेल के विज़र्ड्स जनरली कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स यूज़ करने से पहले काफ़ी सोचते हैं। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, ट्रेजर वॉल्ट से एक्सचेंज करना वेस्ट माना जाता है। ड्यूक ने जो 2 लेवल 1 मैजिक स्पेल्स लिए थे वो थे सी किस और अर्थ स्प्रिंग। ये दोनों लेवल 1 मैजिक स्पेल्स बेहद रेयर थे, बाहर ऑलमोस्ट कभी देखने को नहीं मिलते और उनकी फंक्शनैलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। चैप्टर 184 लेवल 1 मैजिक। सी किस एक वाटर एलिमेंट हीलिंग स्पेल है। ये स्पेल फिजिकल इंजरीज के साथ साथ स्पिरिचुअल पावर डैमेज को भी काफ़ी तेज़ी से रिकवर कर सकती है। बीस्ट मैन प्लेन की वॉर एक्सपीरियंस करने के बाद ड्यूक को इस एस्पेक्ट की इम्पोर्टेंस अच्छी तरह समझ आ गई थी। कोई भी अपनी सर्वाइवल की गारंटी नहीं दे सकता और ना ही कोई ये कह सकता है कि वो कभी इंजर्ड नहीं होगा। प्लेन वॉर्स में इंजर्ड होना बिल्कुल कॉमन बात है। अगर टाइम पर अपनी कॉम्बैट पावर रिकवर ना कर पाओ तो फॉरेन लैंड में जान जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ड्यूक हमेशा से ऑफेंस और डिफेंस पर फोकस करता आया था और उसके ज़्यादातर स्पेल्स भी इसी कैटेगरी के थे। सी किस के आने से उसकी मैजिक सिस्टम में हीलिंग का जो गैप था वो फिल हो गया। दूसरा स्पेल अर्थ स्प्रिंग एक अर्थ एलिमेंट सपोर्ट टाइप स्पेल है। इसका मेन फंक्शन है मैजिक पावर रिकवरी। अर्थ स्प्रिंग एक पैसिव स्पेल है। जब तक कास्टर का कोई भी बॉडी पार्ट ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है, ये स्पेल धीरे धीरे लेकिन कंटिन्यूअसली मैजिक पावर रिकवर करती रहती है। इंस्टेंट रिकवरी बहुत कम होती है, लेकिन क्योंकि ये लगातार काम करती रहती है, टाइम के साथ टोटल रिकवरी काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाती है। लॉन्ग ड्यूरेशन बैटल्स के लिए ये स्पेल बेहद यूज़फुल है, क्योंकि ये विज़र्ड की एंड्योरेंस और सस्टेन्ड कॉम्बैट एबिलिटी को काफ़ी एनहांस कर देती है। इस स्पेल को देखकर ड्यूक बहुत सैटिस्फाइड हुआ। अभी तक मैजिक पावर रिकवर करने के लिए वो सिर्फ मैजिक पोशंस पर डिपेंड करता था, लेकिन हाई इंटेंसिटी बैटल्स में एक पल का भी डिस्ट्रैक्शन डिफीट का रीज़न बन सकता है। मैजिक पोशन निकालना और पीना तो दूर की बात है। एनिमीज इतने बेवकूफ़ नहीं होते कि चुपचाप खड़े रहकर तुम्हें पोशन पीते हुए देखें, और ना ही वो तुम्हें ऐसा मौका देते हैं। अर्थ स्प्रिंग ड्यूक के लिए स्पेशली सूटेबल थी। उसके बॉडी को बस येलो सैंड के टच में रहना होता है, जो खुद ग्राउंड से कनेक्टेड होती है, एंड मैजिक पावर धीरे धीरे रिकवर होती रहती है। सी किस लेवल 1 5/100, अर्थ स्प्रिंग लेवल 1 6/100। स्किल ट्री से 2 नई ब्रांचेस निकल आए थे। अब ड्यूक के पास टोटल 3 लेवल 1 मैजिक स्पेल्स हो चुके थे, जिसमें टैलेंट मैजिक सैंड गार्जियन भी इंक्लूड था। ये दोनों नए लेवल 1 स्पेल्स सपोर्ट टाइप के थे, और क्योंकि सैंड गार्जियन उसके पास पहले से था, इस वक्त ड्यूक के पास बेसिक लेवल 1 ऑफेंसिव और डिफेंसिव मेथड्स दोनों अवेलेबल थे।
ड्यूक ने अपनी जेब में रखे मैजिक स्टोन्स और ब्लैक सेल बैज के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को देखा। उसने प्लान बनाया कि जब तक बीस्ट मैन प्लेन की वॉर खत्म नहीं होती, वो वापस वहां जाकर कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स अर्न करेगा। अब जब वो ऑफिशियल विज़र्ड बन चुका था, वो सच में प्लेन वॉर्स में पार्टिसिपेट कर सकता था। विज़र्ड अप्रेंटिस के टाइम से कहीं ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स और रिसोर्सेज कमा सकता था। पिछले कुछ दिनों में ड्यूक का विवियन के साथ काफ़ी कम्युनिकेशन हुआ था। उससे पता चला कि विवियन की स्पिरिचुअल पावर अब 45 पॉइंट्स तक पहुंच गई है, ऑफिशियल विज़र्ड बनने से ज़्यादा दूर नहीं। विवियन बिल्कुल भी एंग्शियस नहीं थी, ना ही ड्यूक के एडवांस हो जाने से उसे कोई प्रेशर महसूस हो रहा था। उसका प्लान स्टेडी प्रोग्रेस का था, ना कोई एक्सट्रीम मेथड, ना ही अग्रेसिव स्पिरिचुअल पावर बूस्टिंग। वो कामली प्रैक्टिस और स्टडी कंटिन्यू करना चाहती थी। ये माइंडसेट एक विज़र्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब लॉन्ग टर्म विजन क्लियर हो तो जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और विवियन के पास थॉर्न होली टावर का एनवायरनमेंट और ग्रेस का सपोर्ट था, इसलिए उसे वाकई में हरी करने की ज़रूरत नहीं थी। डिजर्टेड आइलैंड पर अपनी कंडीशन एडजस्ट करते हुए और कुछ दिनों में बीस्ट मैन प्लेन वापस जाने की प्रिपरेशन करते हुए ड्यूक को अचानक हैरिसन का विजिट इनविटेशन मिला। हैरिसन, जो जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन का एक एल्केमिस्ट था, अब अकेडमी आइलैंड पर जायंट रॉक मैजिक पोशन शॉप मैनेज करता था। पास्ट में उसका ड्यूक के साथ काफ़ी इंटरैक्शन हो चुका था। किसी तरह उसे ड्यूक के लेवल 1 मेज बनने की खबर मिल गई थी और वो स्पेशली विजिट करने आया था। ड्यूक ने इनविटेशन रिफ्यूज़ नहीं किया और हैरिसन को आने की परमिशन दे दी। उसी आफ्टरनून हैरिसन डिजर्टेड आइलैंड पर पहुंचा और आइलैंड की सुनसान हालत देखकर काफ़ी सरप्राइज था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ड्यूक ने ऐसी जगह चूज़ की होगी। ड्यूक मुस्कुराया और हैरिसन को अपने कासिल के अंदर ले गया। उसने ओपनली मान लिया कि अभी सब कुछ काफ़ी सिंपल है और गेस्ट्स एंटरटेन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम ऐसी जगह क्यों चूज़ की तुमने? हैरिसन ने पूछा, थोड़ा कंफ्यूज था। तुम तो एल्केमिस्ट हो, फर्टाइल सॉइल वाली आइलैंड ज़्यादा सूटेबल होती। ड्यूक ने कामली जवाब दिया, मुझे अकेलापन पसंद है, ये जगह काफ़ी शांत है और स्पेस भी बहुत है। समझ गया। हैरिसन ने सोचते हुए नॉड किया और आगे कोई सवाल नहीं किया। उसे पता था कि काफ़ी विज़र्ड्स सॉलिट्यूड को प्रेफर करते हैं, रिसर्च और डीप थिंकिंग के लिए ये बेस्ट एनवायरनमेंट होता है। ड्यूक का ऐसा बिहेवियर विज़र्ड्स के बीच बिल्कुल नॉर्मल था, कोई अनयूजुअल बात नहीं। आज आने का रीज़न? ड्यूक ने हैरिसन को कासिल के अंदर बिठाकर कॉफ़ी पोर की। ये कॉफ़ी बीन्स विवियन का गिफ्ट थे। ड्यूक ने पहले कभी यूज़ नहीं किए थे, लेकिन आज गेस्ट के लिए निकाल लिए। ब्लैक सेल ज्वाइन करने के बाद ये पहली बार था जब कोई गेस्ट ड्यूक के पास आया था। विज़र्ड्स के बीच कॉफ़ी और टी दोनों को अच्छा रिफ्रेशमेंट माना जाता है। ये मेंटल अलर्टनेस को इम्प्रूव करते हैं। हैरिसन ने तुरंत अपना पर्पस नहीं बताया। पहले उसने कॉफ़ी का एक सिप लिया, फिर अप्रिसिएशन के साथ बोला, ये कॉफ़ी बीन्स सिल्वर मेबैक के लगते हैं, क्वालिटी बहुत हाई है। ड्यूक को याद आया कि विवियन ने भीजते वक्त बताया था कि ये सिल्वर मेबैक से आए हैं। हैरिसन का टेस्ट पहचान लेना उसे थोड़ा सरप्राइज कर गया। कॉफ़ी एंजॉय करने के बाद हैरिसन ने कप टेबल पर रखा और बोला, मैं 2 कामों के लिए आया हूँ, एक ऑफिशियल और एक पर्सनल। ड्यूक टेबल के पास बैठ गया, अपनी कॉफ़ी में थोड़ी सी रेड टी मिलाकर शांति से वेट करने लगा। वो रफली गेस कर सकता था कि ऑफिशियल मैटर क्या होगा, लेकिन पर्सनल मैटर की उम्मीद उसे नहीं थी। सबसे पहले ऑफिशियल बात, हैरिसन ने कहा, मैं जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन की तरफ से आया हूँ। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ एल्केमिस्ट के रूप में ज्वाइन करो। ये रही बेनिफिट्स और पैकेजेस। हैरिसन ने एक एक्सक्विजिट कार्ड निकाला, ब्यूटीफुल पैकेजिंग के साथ। उसके अंदर जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन का ऑफिशियल लेटर था, जिसमें ड्यूक के लिए कोऑपरेशन टर्म्स लिखे हुए थे। ड्यूक ने कार्ड हाथ में लिया और ध्यान से सब कंडीशंस पढ़नी शुरू की। ऑफर्स काफ़ी अच्छे थे और कहीं भी कोई चीटिंग या ट्रैप जैसा कुछ नहीं लगा।
जाइंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन जैसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन को किसी को फोर्स या ट्रिक करने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर ड्यूक उनके साथ ज्वाइन करता तो उनके चैनल्स के थ्रू मैजिक पोशन रेसिपीज, मैजिक पोशन मटेरियल्स और एडवांस्ड एल्केमी नॉलेज ईजिली मिल सकता था। अगर ड्यूक कुछ मैजिक पोशन नॉलेज कंट्रीब्यूट करता या नए मैजिक पोशन रेसिपीज डेवलप और रिफाइन करता तो जाइंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन उन्हें हाई प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार थी। जो एल्केमिस्ट्स कंटिन्यूसली प्रोडक्शन कर सकते हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग, एडिशनल सपोर्ट और रिवॉर्ड्स भी अवेलेबल थे। ऑफ कोर्स ड्यूक चाहे तो जाइंट के मैजिक पोशन ऑर्डर्स एक्सेप्ट करके पैसा भी कमा सकता था, लेकिन ये सबसे माइनर बेनिफिट था। जाइंट रॉक एल्केमिस्ट्स को मजदूर बनाकर यूज नहीं करता, वो उनकी रिसर्च और रिफाइनमेंट एबिलिटी को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ड्यूक को सबसे ज़्यादा सरप्राइज इस बात ने किया कि जाइंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन की तरफ से दिए गए टर्म्स में ऑलमोस्ट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। उनका अप्रोच क्लियरली ये था, ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड एल्केमिस्ट्स को अपने बैनर के नीचे लाना और अट्रैक्टिव कंडीशंस के साथ विन ओवर करना। चैप्टर 185 द रॉस्ट क्लैन का इनविटेशन। जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन जैसे बड़े फोर्स का गोल सिंपल था, ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड एल्केमिस्ट्स और पोशन मास्टर्स को अपने साथ जोड़ना। बस इनमें से अगर कोई एक भी आदमी कोई टॉप लेवल मैजिक पोशन या एल्केमिकल क्रिएशन डेवलप कर दे तो एसोसिएशन अपने वास्ट चैनल्स के थ्रू उसे तुरंत मार्केट में लॉन्च करके हैवी प्रॉफिट कमा सकती थी। ड्यूक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही हैल्सन ने रिपोर्ट कर दी थी। विज़र्ड अप्रेंटिस स्टेज में रहकर भी ड्यूक का डिफरेंट मैजिक पोशंस को इम्प्रूव कर पाना खुद में ही एक बड़ी बात थी। ये क्लियरली दिखाता था कि उसका टैलेंट ऑर्डिनरी नहीं था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ड्यूक का कोई पावरफुल बैकग्राउंड नहीं था। हेला के लिए कुछ ऑड जॉब्स के अलावा उसने अपनी पूरी जर्नी खुद के दम पर तय की थी। जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन की नज़र में ऐसे लोग सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग होते हैं। इसलिए ड्यूक ने एसोसिएशन का इनविटेशन रिफ्यूज़ नहीं किया। हैरिसन के लाए कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ने के बाद उसने बिना हेजिटेशन साइन कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ड्यूक फ्यूचर में अपने नए रिसर्च रिजल्ट्स पहले जायंट रॉक कॉमर्स एसोसिएशन को ऑफर करेगा। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, फाइनल डिसीजन हमेशा ड्यूक का ही रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो जब एक बार तुम जायंट रॉक जैसे जायंट के साथ काम कर रहे हो तो किसी और फोर्स को बेचने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ ड्यूक के फ्यूचर के रास्ते काफ़ी स्मूथ हो गए थे। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही हैरिसन विजिबली रिलैक्स हो गया, उसका ऑफिशियल काम कंप्लीट हो चुका था। फिर ड्यूक ने पूछा, अब पर्सनल मैटर क्या है? हैरिसन थोड़ा ऑकवर्ड सा स्माइल करते हुए बोला, ये मुझे थोड़ा फोर्स करके करवाया गया काम है। मैं रॉस्ट क्लैन से हूँ, एक एंशंट विज़र्ड क्लैन जहाँ डेमी गॉड लेवल पावर हाउसेस भी हैं। इस बार फैमिली ने मुझे भेजा है तुम्हें इनवाइट करने के लिए, रॉस्ट क्लैन ज्वाइन करने का। फिर उसने एक और बॉम्ब गिरा दिया, तुम क्लैन की किसी भी लड़की को चूज कर सकते हो, चाहो तो मल्टीपल मैरिजेस भी अलाउड है। तब ड्यूक को फाइनली समझ आया, ये एक सन इन लॉ इन्विटेशन था। रॉस्ट क्लैन के ऑफर्स काफ़ी टेम्पटिंग थे। कल्टिवेशन के लिए चाहिए सारे रिसोर्सेज, पूरी बैकिंग, यहाँ तक कि अगर ड्यूक डेमीगॉड लेवल तक पहुँचना चाहे तो रॉस्ट क्लैन अपनी सारी स्ट्रेंथ लगा देता। क्लैन की सारी अनमैरिड लड़कियाँ ड्यूक के लिए पोटेंशियल पार्टनर्स होती। बस एक ही कंडीशन थी, ड्यूक को रॉस्ट क्लैन का मेंबर बनना पड़ेगा और अपना सरनेम चेंज करके रॉस्ट रखना पड़ेगा। कॉमन बर्थ होने की वजह से ड्यूक टेक्निकली रॉस्ट क्लैन का घर जमाई बन जाता और एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होता। विज़र्ड क्लैन्स जैसे रॉस्ट क्लैन विज़र्ड प्लेन में काफ़ी कॉमन थे। उनकी पावर ज़्यादा नहीं होती, इसलिए वो प्रॉमिसिंग यंग विज़र्ड्स को इसी तरह अट्रैक्ट करते थे। शुरू में हेवी इन्वेस्टमेंट, रिसोर्सेज, सपोर्ट, लेकिन अगर विज़र्ड एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं दिखा पाया तो धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया जाता। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके होते थे, छोड़ना इम्पॉसिबल होता। ऐसे लोगों को बाद में फैमिली के छोटे मोटे कामों में लगा दिया जाता, बिना ज़्यादा कल्टीवेशन रिसोर्सेज दिए।
हैरिसन ये सब डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन ड्यूक को सब समझ आ रहा था। वेस्ट कोस्ट पर इतना टाइम रहने के बाद विज़र्ड क्लैन्स की अंदर की पॉलिटिक्स उसके लिए कोई मिस्ट्री नहीं थी। रॉस्ट क्लैन का ऑफर अट्रैक्टिव था, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी। ड्यूक ने सीधा मना कर दिया। ना कॉन्फिडेंस की कमी थी, ना रिसोर्सेज का डर, बस फ्रीडम उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। हैरिसन को ड्यूक का जवाब सुनकर बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। ऑनेस्टली उसने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ड्यूक मानेगा। वो सिर्फ एल्डर्स के प्रेशर ने ये इनविटेशन देने आया था। अंदर ही अंदर वो भी नहीं चाहता था कि ड्यूक इस क्वॉगमायर में फंसे। ऐसे पुराने विज़र्ड क्लैन्स स्टैग्नेंट पानी जैसे होते हैं, चाहे जीनियस ही क्यों ना हो, आखिर में सब एवरेज बन जाते हैं। अब हैरिसन को विदा करने के बाद ड्यूक ने ब्लैक सेल बैज के थ्रू मैसेज भेजा। वो बीस्टमैन प्लेन वापस जा रहा था। 3rd लीजन 5th स्क्वाड्रन के मेंबर होने की वजह से अरेंजमेंट्स काफ़ी जल्दी हो गए। डिजर्टेड आइलैंड पर खड़े होकर ड्यूक ने देखा एक डार्क डीमन उसकी तरफ बोट ले आया। बोट पर चढ़कर वो फिर से एलिजाबेथ शिप के सामने आ खड़ा हुआ। वो मैसिव शिप एक चलते फिरते कॉन्टिनेंट की तरह वहीं पर एंकर्ड थी। एक स्पेस एयरक्राफ्ट ऑलरेडी डॉक्ड थी। उसमें ड्यूक के अलावा 100 से ज़्यादा ऑफिशियल विज़र्ड्स, अप्रेंटिसेस और लॉजिस्टिक्स पर्सनेल मौजूद थे। कुछ स्पेस फोर्ट्रेस जा रहे थे, कुछ बीस्टमैन प्लेन वॉर के लिए, कुछ सिर्फ मटीरियल्स ट्रांसपोर्ट करने। मेरिक से ड्यूक को पता चला कि बीस्टमैन प्लेन जाने वालों को जल्दी करनी होगी। वॉर अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच रही थी। ग्रीन स्किन्ड ऑक्स ग्रीनफील्ड कॉन्टिनेंट पर फोर्सेस गैदर कर रहे थे, लेकिन ब्लैक सेल साइड ने अपनी ऑफेंसिव स्ट्रेंथ और वेपन्स दोनों इंक्रीज कर दिए थे। ये बैटल अब अपने कंक्लूजन के बिल्कुल करीब थी। चैप्टर 186 बीस्टमैन कभी गुलाम नहीं बनेंगे। पूरा ग्रीनफील्ड कॉन्टिनेंट 17 वॉर जोन्स में डिवाइड कर दिया गया था। ब्लैक सेल ने इसी सिस्टम का यूज करके ग्रीन स्किन्ड ऑक्स की फोर्सेस को टुकड़ों में बांट दिया और फिर एक-एक करके इन आइसोलेटेड लीजन्स को खत्म करना शुरू कर दिया। अब ग्रीनफील्ड कॉन्टिनेंट की सिचुएशन ब्लैक सेल के लिए काफ़ी फेवरेबल हो चुकी थी। ग्रीन स्किन्ड ऑक लीजन्स स्टेप बाय स्टेप पीछे हट रही थीं और ज़्यादातर एरियाज पहले ही ब्लैक सेल के कंट्रोल में आ चुके थे। जब ड्यूक बीस्टमैन प्लेन वापस आया तो स्पेस एयरशिप सीधा 7th वॉर जोन में रुकी। जैसे ही वो पहुंचा, उसे तुरंत मिशन असाइन कर दिया गया। 3rd लीजन के बाकी विज़र्ड्स के साथ मिलकर बालागी हाईलैंड को कैप्चर करना। बालागी हाईलैंड एक स्ट्रेटेजिक रीजन था जहां मिनरल रिसोर्सेज का भंडार था और यहीं पर 3 बड़े बीस्टमैन बेसेस मौजूद थे। ये बेसेस मेनली वेपन्स और इक्विपमेंट बनाते थे जो आसपास के बीस्टमैन सिटीज़ को सप्लाई होते थे। ब्लैक सेल का प्लान सिंपल था, इस एरिया को सीधा कैप्चर करो, सप्लाई लाइन काट दो और इस रीजन की वॉर को जल्दी ख़त्म करो। बालागी हाईलैंड की डिफेंस भी वीक नहीं थी। 3 बेसेस मिलाकर 4 लाख से ज़्यादा ग्रीन स्किन्ड ऑक्स मौजूद थे। उनके पास हाई क्वालिटी वेपन्स, आर्मर और बीस्टमैन एक्सक्लूसिव मोबाइल वॉर चैरियट्स थे जो एनर्जी कैनन बॉल्स फायर कर सकते थे, मैजिक गाइडेड कैनन से भी ज़्यादा पावरफुल। ड्यूक को नॉर्थ साइड से डिप्लॉय किया गया और उसका टारगेट था बेस नंबर 3। तीनों बेसेस में से बेस नंबर 3 सबसे वीक थी। यहाँ ग्रीन स्किन्ड ऑक्स की संख्या 1 लाख से कम थी। इस बेस पर ड्यूक के अटैक फोर्स में शामिल थे 2 लाख स्लेव क्रीचर्स और 10,000 से ज़्यादा लेवल 1 या उससे ऊपर के ऑफिशियल विज़र्ड्स। बालागी हाईलैंड के बेसिस के पास कोई टावरिंग वॉल्स नहीं थीं, सिर्फ कुछ टेम्पररी लो वॉल्स जो ज़्यादा डिफेंस प्रोवाइड नहीं करती थीं। ग्रीन स्किन्ड ऑक्स अपनी पूरी डिफेंस टेरेन पर डिपेंड कर रहे थे। हाई ग्राउंड का एडवांटेज लेकर वो अभी तक टिक पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे फ्लोटिंग फोर्ट्रेसेस आनी शुरू हुई, उनका ये लास्ट एडवांटेज भी खत्म हो गया। फ्लोटिंग फोर्ट्रेसेस के एयर रेड्स ने ग्रीन स्किन्ड ऑक्स को बुरी तरह से कुचल दिया। उनके मैजिक गाइडेड कैनन्स इतनी हाइट तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। वो पूरी तरह से डिसएडवांटेज में आ चुके थे। ड्यूक के पीछे एक स्लेव क्रीचर स्क्वाड थी, 1100 स्लेव क्रीचर्स जो टेम्पररी तौर पर उसके कमांड में थे। इस स्क्वाड का कैप्टन था डॉग मैन ग्रीड, जो ड्यूक से दूसरी बार मिल रहा था।
ड्यूक शांत खड़ा फ्लोटिंग फोर्ट्रेसेस की बम्बार्डमेंट देख रहा था, साथ ही ब्लैक सेल बैच पर आने वाली इन्फॉर्मेशन को मॉनिटर कर रहा था। अभी तक स्लेव क्रीचर्स को फुल स्केल में डिप्लॉय नहीं किया गया था। मेन फोर्स बेस के बाहर ही रोक कर रखी गई थी, जो मुश्किल से बम्बार्डमेंट के नीचे टिक पा रही थी। अचानक बूम, एक भयंकर ब्लास्ट हुआ। एक मैसिव वाइट एनर्जी कैनन बॉल फायर किया गया, जो सीधा एक फ्लोटिंग फोर्ट्रेस से जा टकराया। अगले ही पल वो फ्लोटिंग फोर्ट्रेस हवा में फट गया, चिंगारियों का तूफान और अनेक टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। सुपर एनर्जी कैनन, ड्यूक ने तुरंत पहचान लिया। 1000 डिग्री से ज्यादा एनर्जी, फ्लोटिंग फोर्ट्रेसेस पावर को झेल ही नहीं सकती थी। एक फ्लोटिंग फोर्ट्रेस के नुकसान के बावजूद बैटल अभी भी ब्लैक सेल के कंट्रोल में थी। ग्रीन स्किन्ड ऑक्स के पास सुपर एनर्जी कैनन्स होना कोई सरप्राइज नहीं था। उन्होंने विजर्ड से काफ़ी वेपन्स लूट कर उन्हें बैटलफील्ड पर तुरंत डिप्लॉय कर दिया था। लेकिन सुपर एनर्जी कैनन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी। बेस नंबर 3 के पास इतने रिसोर्सेज होना मुश्किल था। जैसा एक्सपेक्टेड था, उसके बाद कोई और सुपर एनर्जी कैनन फायर नहीं हुआ। वो शायद एनर्जी बचाकर रख रहे थे, सिर्फ क्रिटिकल मोमेंट के लिए। ऑर्डर्स मिलते ही ड्यूक ने अपने स्लेव क्रीचर यूनिट्स को चार्ज का कमांड दिया। सबसे आगे था डॉग मैन रीड। बैटल में घुसते ही डॉग का बॉडी साइज बढ़कर 5 मीटर का हो गया। वो पूरी तरह से एक वॉर मशीन बन चुका था। स्लेव क्रीचर लीजन नीचे से बालगे हाईलैंड पर टूट पड़ी। ऊपर ग्रीन स्किन्ड ऑक्स ने तुरंत फॉर्मेशन बना ली और काउंटर अटैक के लिए रेडी हो गए। ड्यूक हिल के नीचे खड़ा था, नीचे से उठती स्लेव क्रीचर्स की लहरों को देख रहा था और ऊपर उनका सामना करने को तैयार एक हरा समंदर। जैसे ही दोनों फोर्सेस टकराईं, पूरा बालगे हाईलैंड गरज उठा। हर तरफ युद्धनाद और चीख पुकार गूंज उठी। लगभग आधे घंटे बाद ड्यूक भी बैटलफील्ड में उतरा। वो सीधा सेंटर में जाने के बजाय एजेस से मूव कर रहा था। उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट था सुपर एनर्जी कैनन। बैटलफील्ड अब पूरी तरह से मिक्स हो चुकी थी। दोनों तरफ के ट्रूप्स एक दूसरे में घुल मिल गए थे। ऐसे में लार्ज स्केल वेपन्स का यूज करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। फिर भी ये पॉसिबिलिटी थी कि बीस्टमैन सब कुछ दांव पर लगाकर एक ही ब्लास्ट में ब्लैक सेल की फोर्सेस को मिटा देने की कोशिश करें। जैसे ही ड्यूक बैटलफील्ड में दिखा, आसपास के बीस्टमैन ने उसे नोटिस कर लिया। ग्रीन स्किन्ड ऑक्स ने प्रिजनर्स और स्पेशल मेथड्स के थ्रू काफ़ी इंटेलिजेंस गैदर कर ली थी। उन्हें पता था ये स्लेव क्रीचर्स सिर्फ कैनन फॉडर हैं, असली पावर विजर्ड्स हैं। विजर्ड प्लेन की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ देखकर ग्रीन स्किन्ड ऑक्स धीरे धीरे डिस्पेयर में जा रहे थे। वॉर के शुरू में उनका मोराल स्ट्रांग था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उन्हें समझ आ गया कि इस पावर के सामने बीस्टमैन प्लेन टिक नहीं सकता। इसी डेस्परेशन में कुछ फैक्शंस ने सरेंडर की बात उठाई, कैजुअल्टीज कम करने के लिए, लेकिन रेनल्ड्स ने उन सब को तुरंत खत्म कर दिया। जब तक वो लीड कर रहा था, सरेंडर का सवाल ही नहीं था। स्वेन ने एक बार डायरेक्टली रेनल्ड्स को स्पिरिचुअल मैसेज भेजा, रेजिस्टेंस छोड़कर सरेंडर करने को कहा। रेनल्ड्स का जवाब सिर्फ एक लाइन था, बीस्टमैन विल नेवर बी स्लेव्स। स्वेन ने उस मैसेज में रेनल्ड्स की इमोशंस महसूस कर ली। उसने समझ लिया, इस बीस्टमैन किंग के जीते जी सरेंडर इम्पॉसिबल है। बैटलफील्ड में 3 ग्रीन स्किन्ड ऑक्स ने मिलकर एक टेम्पररी फॉर्मेशन बनाई और अलग अलग एंगल से ड्यूक पर अटैक कर दिया। ड्यूक के आसपास रेत का तूफान घूम रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। एक ऑर्क लंबी छुरी पकड़कर हवा से नीचे गिरा, सीधा स्लाइसिंग अटैक। लेकिन मिड एयर ही घूमती हुई रेत ने उसे रोक दिया। रेत से निकला एक जबरदस्त काउंटर फोर्स, क्रैक। ऑर्क का हाथ तुरंत टूट गया और उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, रेत ने उसे पूरी तरह से लपेट लिया। हड्डियां टूटने की आवाज आई और कुछ ही पलों में जमीन पर सिर्फ एक बेजान लाश पड़ी थी। चैप्टर 187 सैंड गार्डियन। पीली रेत जब बीस्टमैन की हड्डियां कुचल रही थी, उसकी आवाज़ आसपास के बाकी बीस्टमैन के कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई जंगली दरिंदा अपने शिकार को चबा रहा हो। वो सब ड्यूक को देख रहे थे, इस अजीब से दुश्मन को जिसके इर्द गिर्द पीली रेत घूम रही थी।
उनके दिल में बिना वजह ही एक गहरा खौफ उतर आया। बचे हुए 2 बीस्टमैन के दिल में भी डर था, लेकिन बैटलफील्ड में पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता। दोनों बीस्टमैन ने अटैक जारी रखा। उनमें से एक बीस्टमैन दौड़ते दौड़ते अचानक रुका और एक ग्रेनेड जैसी चीज ड्यूक की तरफ फेंक दी, ताकि उसे सरप्राइज अटैक से उड़ा दिया जा सके। ड्यूक ने इस छुपी हुई अटैक पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। पीली रेत से बनी एक सैंड वॉल तुरंत खड़ी हो गई, जो ब्लास्ट की एनर्जी और लोहे के श्रैपनल को पूरी तरह रोक गई। इसी पल पीछे के एक डायगनल एंगल से एक ठंडी जानलेवा तीर सीधा ड्यूक की गर्दन की तरफ आई। ये एंगल बेहद ट्रिकी था। ड्यूक का ब्लाइंड स्पॉट और तीर एक्सप्लोजन के बिल्कुल साथ छोड़ी गई थी, ताकि उसकी हवा चीरने की आवाज़ ब्लास्ट के शोर में दब जाए। बैटलफील्ड में ऐसी कोल्ड एरोज से अनेक लोग मरते हैं बिना किसी डिफेंस के, लेकिन ड्यूक के लिए ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल बेकार थी। उसने पीछे मुड़कर देखने की भी ज़रूरत नहीं समझी। पीली रेत खुद ब खुद उभरी और उस ठंडी तीर को रोक लिया। सैंड गार्डियन का एक प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट हुआ, प्रोफिशिएंसी +1। सैंड गार्डियन का एक और प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट हुआ, प्रोफिशिएंसी +1। ड्यूक को एहसास हुआ वो बिना हिले डुले खड़ा रहे तो भी सैंड गार्डियन की प्रोफिशिएंसी तेजी से बढ़ रही थी। हर दिशा से आने वाले अटैक्स ऑटोमैटिकली सैंड गार्डियन को ट्रिगर कर रहे थे और उसकी मास्टरी को और तेज कर रहे थे। सैंड गार्डियन ड्यूक को एक कंप्लीट सीमलेस डिफेंस एंड काउंटर अटैक सिस्टम देता था। नॉर्मल अटैक्स इस टैलेंट मैजिक की डिफेंस को तोड़ ही नहीं सकते थे। जब तक दुश्मन का अटैक स्पीड सैंड गार्डियन की कोहेजन स्पीड से तेज ना हो या अटैक पावर सैंड गार्डियन की स्ट्रेंथ से ज़्यादा ना हो, तब तक ड्यूक बस खड़ा रहे, कुछ ना करे। फिर भी वो इनविंसिबल पोजीशन में था। ड्यूक ने पीली रेत से बनी 2 रिबन्स बनाई, जो उसके पास खड़े 2 बीस्टमैन की गर्दनों में लिपटी और आगे चलते चलते उनकी गर्दन क्रैक करके तोड़ दी। जब ड्यूक आगे बढ़ गया, पीछे सिर्फ 2 गिरी हुई लाशें रह गईं। प्लेन वॉर में दुश्मन को मारने पर कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते थे। जितना स्ट्रॉन्ग दुश्मन, उतने ज़्यादा पॉइंट्स। ब्लैक सेल पूरे बैटलफील्ड को मॉनिटर कर रहा था। कौन कितने दुश्मन मार रहा है, सब ऑटोमैटिकली रिकॉर्ड हो रहा था। इसलिए विज़र्ड्स को खुद हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर थोड़ा बहुत एरर भी हो तो वो आम तौर पर ज़्यादा नहीं होता, जब तक कि दुश्मन बैटलफील्ड के बाहर मारा गया हो, जहां प्रूफ देना पड़ता है। लेवल 1 से नीचे के क्रीचर्स सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स देते थे। लेवल 1 लाइफ लगभग 500 पॉइंट्स, लेवल 2 1000 पॉइंट्स, लेवल 3 10,000 पॉइंट्स। ड्यूक ज़्यादा चुन्नी बिन्नी नहीं कर रहा था। जो लेवल 1 बीस्टमैन पास आता वो उसे मार देता। हाँ, लेवल 1 लाइफ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन और प्रोफिशिएंसी देती थी, लेकिन साथ ही रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता था। बैटलफील्ड पर अगर कोई ज़्यादा अटेंशन खींच ले तो वो आसानी से सबका टारगेट बन जाता है। ड्यूक हमेशा खुद को कंट्रोल में रखता था। उसने कभी पूरी तरह से मैसेकर अनलीश नहीं किया। अगर वो चाहता तो पीली रेत पूरे बैटलफील्ड में फैल जाती और वो पागलों की तरह जिंदगियां काट सकता था। लेकिन अगर उसने ऐसा किया होता तो बीस्टमैन का पूरा फोकस उस पर आ जाता, भारी रेजिस्टेंस मिलता या शायद सीधा मौत का रास्ता खुल जाता। ड्यूक बैटलफील्ड में ऐसे घूम रहा था जैसे किसी आंगन में वॉक कर रहा हो। अब तक उसे कोई सीरियस चोट नहीं लगी थी। अर्थ स्प्रिंग के इफ़ेक्ट से उसके अंदर की मैजिक लगातार रिकवर हो रही थी, जिस वजह से वो हमेशा बेस्ट कंडीशन में बना रहा। आखिरकार ड्यूक की प्रेजेंस कुछ बीस्टमैन की नज़रों में आ ही गई। जिस एरिया में वो दिखाई देता वहाँ बीस्टमैन गिरते जा रहे थे, जिससे स्लेव क्रीचर्स का अटैक काफ़ी आसान हो गया। जल्द ही एक बीस्टमैन जो एक जायंट वॉर हैमर पकड़े हुए था, ड्यूक के सामने आ खड़ा हुआ। वो एक लेवल 1 बीस्टमैन था। उसकी आंखें ड्यूक पर टिकी हुई थीं
और बिना कुछ कहे उसने पूरी ताकत के साथ वॉर हैमर घुमा दिया। जबरदस्त फोर्स के साथ आता हुआ ये अटैक सीधा ड्यूक की तरफ था। तुरंत ही बड़ी मात्रा में पीली रेत ड्यूक के सामने जमा हो गई और उस भयानक हैमर ब्लो को बेरहमी से रोक दिया। बीस्टमैन की आंखों में शॉक चमक उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये नॉर्मल दिखने वाली पीली रेत इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। उसकी पूरी ताकत के बावजूद वो रेत की पतली सी लेयर भी तोड़ नहीं पाया। ये इसलिए था क्योंकि ड्यूक ने गोल्डन स्केल सेलेस्टियल आयन से सैंड को एनहांस किया था और उसमें मैजिक पावर भी डाली थी। नॉर्मल स्ट्रेंथ से इसे तोड़ना नामुमकिन था। ड्यूक ने तुरंत काउंटर अटैक नहीं किया। वो इस बीस्टमैन को सैंड गार्डियन की कैपेबिलिटीज टेस्ट करने के लिए यूज कर रहा था। जायंट हैमर बीस्टमैन ने फिर तूफान जैसे अटैक्स शुरू कर दिए। उसके बॉडी से सफ़ेद रोशनी निकल रही थी और हर हैमर स्ट्राइक भारी पावर से भरी हुई थी। फाइटिंग स्पिरिट, ड्यूक ने सोचा। एनर्जी का फ्लो बिल्कुल फाइटिंग स्पिरिट जैसा लग रहा था। जायंट हैमर बीस्टमैन ने ड्यूक का शांत और रिलैक्स्ड चेहरा देखकर उसके दिल में गुस्सा उभर आया। उसे लग रहा था जैसे ड्यूक किसी कछुए के शेल में छुपा हो। चाहे जितना भी जोर लगा ले, डिफेंस तोड़ ही नहीं पा रहा था। शुरू से अंत तक ड्यूक सिर्फ थोड़ी सी मैजिक पावर यूज कर रहा था और जमीन के कांटेक्ट में रहकर मैजिक को लगातार रिकवर भी कर रहा था। दूसरी तरफ जायंट हैमर बीस्टमैन अपनी एनर्जी लगातार खर्च कर रहा था, जबकि रिकवरी का कोई ढंग का तरीका नहीं था। ऐसे में उसका हारना तय था। सच कहें तो ये बैटल शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। जब तक जायंट हैमर बीस्टमैन सैंड गार्डियन को तोड़ नहीं सकता, ड्यूक हार ही नहीं सकता था। काफी डेटा कलेक्ट करने के बाद ड्यूक ने और टाइम वेस्ट नहीं किया। एक ही थॉट के साथ बेशुमार पीली रेत फैल गई। जायंट हैमर बीस्टमैन ने इधर-उधर देखा, रेत के पकड़ से बचने की कोशिश की, लेकिन रेत का फॉर्म लगातार बदल रहा था। बेशुमार पीली रेत उसकी तरफ लपकी, उसकी स्पीड से बचना नामुमकिन था। जल्द ही पीली रेत से बना एक जायंट हाथ जायंट हैमर बीस्टमैन को पकड़कर हवा में उठा ले गया। जायंट हैमर बीस्टमैन का शरीर बेहद मजबूत था। उसने भयानक ताकत के साथ जोर लगाया, जैसे बंधन तोड़ देगा। लेकिन ड्यूक ने और ज्यादा मैजिक पावर डाल दी और साथ ही और भी रेत लपेटती चली गई। लेयर पर लेयर जमती रही और कुछ ही पलों में हवा में एक पीली रेत का ककून बन गया। ककून के अंदर से एनर्जी वेव्स फूट रही थी। बीस्टमैन पूरी कोशिश कर रहा था रेत के बंधन तोड़ने की, लेकिन अब सब बेकार था। ड्यूक ने अपना दायां हाथ जोर से भींच लिया। तुरंत ही रेत और भी कस गई। ककून के अंदर से बीस्टमैन की चीख गूंजी। उसने पूरी ताकत से रेजिस्ट किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसकी बाह की हड्डियां टूटने की आवाज आई और जैसे कोई पहाड़ ढह जाता हो, बीस्टमैन का शरीर एक पल में बिखर गया। उसकी डिफेंस टूट गई, बॉडी स्ट्रेंथ का बैलेंस बिगड़ गया और फिर पूरे शरीर में हड्डियां टूटती चली गईं। इस सब के बावजूद वो अभी भी जिंदा था। वो तड़प रहा था। उसकी बाह की हड्डियां बाहर निकली हुई थीं और सफेद हड्डियां डरावनी तरीके से दिख रही थीं। पीली रेत के ककून के अंदर अचानक बेशुमार स्पाइक्स उभर आए। ऑर्क को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला और वो स्पाइक्स पहले ही उसके शरीर के अंदर गहरा घस चुके थे। उसके बाद लगातार धमाकों की आवाज आई। ये स्पाइक्स उसके शरीर के अलग अलग पॉइंट्स पर फट पड़े। इतनी छोटी जगह में जमा हुई भयानक एनर्जी ने और भी ज्यादा तेजी से रिएक्शन किया, जिससे आसपास की पीली रेत स्टेबल स्ट्रक्चर बना ही नहीं पाई। बाहरी नजरिए से देखा जाए तो वो पूरा सैंड ककोन एक पल में फट गया। अंदर से गोश्त और टिश्यूज के टुकड़े हर दिशा में उड़ गए, लेकिन उसी वक्त बेशुमार रेत के दाने ड्यूक के सामने जमा हो गए। एनर्जी के इम्पैक्ट को पूरी तरह रोक लिया। एक बूंद खून तक ड्यूक पर नहीं आई।
ड्यूक अब अर्थ मैजिक का काफी माहिर हो चुका था। वो सीधा पीली रेत को रॉक स्पाइक्स में कंडेंस कर सकता था, जिनमें एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टीज होती थी। पहले सैंड से दुश्मन को बांधना, फिर उसके शरीर के अंदर ही रॉक स्पाइक्स बनाना और तुरंत ब्लास्ट, ये उसका स्टैंडर्ड कॉम्बो बन चुका था। इस तरह के कंटिन्यूअस अटैक्स में अगर दुश्मन पहले ही पल में बच ना पाए तो लेवल 1 लाइफ फॉर्म भी या तो बुरी तरह घायल होता या सीधा मर जाता। ड्यूक ने नोटिस किया कि जो ककून वो बनाता था वो असल में एक चलता फिरता बॉम्ब बन गया था। इस ब्लास्ट में आसपास के काफ़ी ऑक्स भी मारे गए और कुछ लोग शॉकवेव से जख्मी हो गए। सैंड गार्डियन लेवल इंक्रीज्ड, स्पिरिचुअल पावर प्लस 0.5, सैंड गार्डियन लेवल 2, 1/150। ड्यूक थोड़ा हैरान हुआ। सिर्फ इस एक लेवल 1 ऑर्क को मारने पर सैंड गार्डियन की प्रोफिशिएंसी सीधा 50 पॉइंट्स बढ़ गई थी। लगता था कि जितना स्ट्रॉन्ग एनिमी इस स्पेल से मारा जाए उतनी ज़्यादा प्रोफिशिएंसी मिलती है। वैसे भी सैंड गार्डियन नेचुरली बहुत आसानी से लेवल अप हो जाता था, और वो भी मैजिक पावर कंज्यूम किए बिना। इसलिए ड्यूक को जानबूझकर स्ट्रॉन्ग दुश्मन ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी। अपग्रेड के बाद सैंड गार्डियन ने ड्यूक को 0.5 स्पिरिचुअल पावर दी। ये काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि सेकेंडरी स्पेल या सेकेंडरी पोशन से सिर्फ 0.1 स्पिरिचुअल पावर मिलती थी। ये पहली बार था जब ऑफिशियल विज़र्ड बनने के बाद ड्यूक ने किसी लेवल 1 मैजिक को अपग्रेड किया। उसने अंदाज़ा लगाया कि अगर वो अब किसी सेकेंडरी स्पेल को लेवल अप करे तो शायद उसे स्पिरिचुअल पावर के पॉइंट्स मिलेंगे ही नहीं, सिर्फ मैक्स लेवल पर पहुंचने के बाद फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे। ड्यूक बैटलफील्ड के एक बिल्कुल इनकंस्पिकुअस कॉर्नर में था, जहां वो ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। ये लड़ाई सुबह से शाम तक चली। आखिरकार तीसरा स्ट्रॉन्ग होल्ड भी टूटकर गिर गया। बीस्टमैन गैरिजन जान बचाने के लिए बेचैनी में रिट्रीट करने लगा। ड्यूक लगातार पूरे एक दिन तक लड़ता रहा। उसने इतने ऑक्स मारे कि खुद गिनती भी भूल गया। इनमें से 4 लेवल 1 ऑक्स भी थे जिन सबको ड्यूक ने खुद मारा। सिर्फ उनसे ही कम से कम 2000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिल गए। इससे पहले ड्यूक 3 महीने तक बीस्टमैन प्लेन में रहा था, पोशंस रिफाइन किए, एल्केमी क्रिएशंस बनाई और कुछ मिशंस पूरे किए, लेकिन सब मिलाकर सिर्फ थोड़े से ज़्यादा 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स ही मिले थे। बैटलफील्ड वाकई सबसे तेज़ी से कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाने का तरीका था। सिर्फ इस एक दिन में ड्यूक ने सैंड गार्डियन को लेवल 4 तक पहुंचा दिया। स्किल ट्री पर देखकर उसे लगा कि अभी भी ये स्पेल सिर्फ एक हरा सा बड ही था, जिसका मतलब था कि लेवल 1 मैजिक का मैक्स लेवल अभी काफ़ी दूर है। पूरे एक दिन की जंग के बाद ड्यूक सैंड गार्डियन के साथ और भी ज़्यादा फेमिलियर हो चुका था। 188-02। शारीरिक रूप से ड्यूक बिल्कुल ठीक था। उसकी आधे से ज़्यादा मैजिक पावर अभी भी बची हुई थी और वो धीरे धीरे रिकवर भी हो रही थी। अर्थ स्प्रिंग लेवल 2, 142 आउट ऑफ 150। पूरे दिन के दौरान ड्यूक ने अर्थ स्प्रिंग को भी लेवल 2 तक अपग्रेड कर लिया था और अब वो लेवल 3 के काफ़ी करीब था। अर्थ स्प्रिंग का सिस्टम थोड़ा अलग था। इस स्पेल को प्रोफिशिएंसी तभी मिलती थी जब एक सर्टेन अमाउंट की मैजिक पावर रीस्टोर होती। इसी वजह से इसका प्रोग्रेस सैंड गार्डियन के मुकाबले थोड़ा स्लो था। जब तीसरे स्ट्रॉन्ग होल्ड के बीस्टमैन रिट्रीट कर रहे थे, तब ड्यूक के दिल में अचानक एक बुरा सा एहसास उभरा। वो इस फीलिंग का सोर्स पहचान नहीं पाया और ज़्यादा सोचने का वक्त भी नहीं था। उसने तुरंत रिएक्ट किया। उसके शरीर के चारों तरफ पीली रेत जमा होने लगी। लेयर पर लेयर जमती हुई रेत ने एक पिरामिड जैसी येलो सैंड फोर्ट्रेस बना दी, जो एक पल में ड्यूक को पूरी तरह से घेर चुकी थी। जैसे ही येलो सैंड फोर्ट्रेस कंप्लीट हुई, तीसरे स्ट्रॉन्गहोल्ड की तरफ से एक भयानक एनर्जी वेव फूट पड़ी। ये वेव पूरे बैटलफील्ड पर तूफान की तरह फैल गई। भागते हुए बीस्टमैन ने एक खौफनाक फैसला लिया। उन्होंने तीसरे स्ट्रॉन्गहोल्ड में बचे सारे वेपन्स और एनर्जी सोर्सेस को डेटोनेट कर दिया, चाहे इसमें उनके अपने लोग भी अफेक्ट हो जाएं। उनका मकसद सिर्फ एक था, विज़र्ड्स को हैवी नुकसान पहुंचाना।
एक ही पल में तीसरे स्ट्रॉन्गहोल्ड को सेंटर बनाकर एनर्जी हर दिशा में फैल गई। जो लोग बिल्कुल सेंटर के पास थे, चाहे वो स्लेव क्रीचर्स हों या ऑर्क्स, सब हाई एनर्जी फोर्स से तुरंत पिघल गए। ड्यूक बैटलफील्ड के एज पर था, इसलिए उस तक पहुंचने वाली एनर्जी काफी कमजोर हो चुकी थी। फिर भी वो अभी भी बहुत ज्यादा खतरनाक थी। खुशकिस्मती से ड्यूक का रिएक्शन टाइम परफेक्ट था। जैसे ही उसने लाइफ थ्रेटनिंग क्राइसिस महसूस की, उसने एक पल में अपने आसपास सैंड फोर्ट्रेस बना ली। इस फोर्ट्रेस को बनाने वाली रेत गोल्डन स्केल सेलेस्टियल आयन से रीइंफोर्स की गई थी, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बेहद ज्यादा बढ़ चुकी थी। जब एनर्जी वेव धीरे धीरे शांत हुई, ड्यूक बिल्कुल सेफ था। उसे एक खरोंच तक नहीं आई। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये ड्यूक की पहले से बनाई हुई स्ट्रैटेजी थी। हाई एनर्जी वेपन्स के इफ़ेक्ट्स देखने के बाद वो पहले ही सोच चुका था कि बैटलफील्ड पर ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाए। गोल्डन स्केल सेलेस्टियल आयन से रीइंफोर्स्ड रेत अपनी एसेंस में ही नॉर्मल सेलेस्टियल आयन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ऊपर से ड्यूक ने इसमें पागलों की तरह मैजिक पावर भर दी, जिससे येलो सैंड फोर्ट्रेस एक बेहद मजबूत सैंक्चुरी बन गई। इसी वजह से ड्यूक एनर्जी वेव से बिना नुकसान के बच गया। इस एक ब्लास्ट में कम से कम 10,000 स्लेव क्रीचर्स सीधा मर गए और कई विजर्ड्स और स्लेव क्रीचर्स बुरी तरह से जख्मी हो गए। जाहिर सी बात है, ऑर्क्स का नुकसान भी उतना ही भयानक था। जो ऑर्क्स टाइम पर भाग नहीं पाए, सब इस एनर्जी में निगल लिए गए और तीसरे स्ट्रॉन्गहोल्ड के साथ ही उनकी कहानी खत्म हो गई। ब्लैक सेल विजर्ड्स को भी हैवी कैजुअलिटीज झेलनी पड़ी। काफी लोग तीसरे स्ट्रॉन्गहोल्ड के अंदर ही थे और उन्हें रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। इफेक्टिव काउंटर मेजर्स बनाने से पहले ही वो भड़कती एनर्जी में खो गड़ गए। सिर्फ वही विजर्ड्स बच पाए जिनके पास पहले से स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव मेजर्स थे, और वो भी जख्मी हाल में। ड्यूक ने अंदाज़ा लगाया कि अगर वो उस वक्त तीसरे स्ट्रॉन्गहोल्ड के अंदर होता तो शायद जिंदा रहना भी मुश्किल होता, और अगर बच भी जाता तो वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता। उसकी करंट स्ट्रेंथ अभी भी काफ़ी कम थी। प्लेन वॉर जैसे बैटलफील्ड पर अपनी मोहर छोड़ने के लिए ये स्ट्रेंथ बिल्कुल भी काफ़ी नहीं थी। फिलहाल वो सिर्फ अपनी जान बचाने लायक था, बस उतना ही। तीसरे स्ट्रॉन्गहोल्ड की तरह ही पहला और दूसरा स्ट्रॉन्गहोल्ड भी एक एक करके गिरते चले गए। इन दोनों स्ट्रॉन्गहोल्ड्स की डिफेंसिव फोर्सेस थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वो थोड़ा और टाइम तक टिक पाए। तीसरे स्ट्रॉन्गहोल्ड की लेसन से सीखकर ब्लैक सेल विजर्ड्स ने पहले और दूसरे स्ट्रॉन्गहोल्ड्स को हैंडल करते वक्त ज़्यादा सतर्कता दिखाई। उन्होंने ऑर्क्स को रिटेलिएटरी डेस्परेशन में साथ ले डूबने का मौका नहीं दिया। इसके बाद जो हुआ वो था परस्यूट, और ये विजर्ड्स का सबसे फेवरेट हिस्सा होता है। ब्लैक सेल को भागते हुए दुश्मनों का पीछा करना था, साथ ही इस पूरे रीजन पर कब्जा जमाना था। माइनिंग ऑपरेशंस और फैसिलिटीज सब अपने कंट्रोल में लेना था। इसलिए सबके चेहरों पर एक अलग ही जुनून था, बिल्कुल उन कुत्तों की तरह जो खून की भूख सूंघ चुके हों। 190 इसी तरह के लालच की वजह से बहुत से विजर्ड्स तीसरे स्ट्रॉन्गहोल्ड की तरफ बढ़े थे, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें ग्रीन स्किन्ड ऑक्स के सुसाइडल काउंटर अटैक्स का सामना करना पड़े। इस एक गलती की वजह से ब्लैक सेल को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ब्लैक सेल को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने स्लेव क्रीचर्स मर जाते हैं, लेकिन अगर एक भी विजर्ड मर जाए तो वो उनके लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। हर एक ऑफिशियल विजर्ड जो इस लेवल तक पहुंचता है, उसके पीछे एक बहुत ही कठिन सफ़र होता है, और हर विजर्ड अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ी दौलत होता है। इस एक्सपीरियंस के बाद ड्यूक को भी ये बात समझ आ गई कि फ्यूचर में उसे और ज़्यादा सावधान रहना होगा। दौलत लोगों को लालच देती है, लेकिन सिर्फ लूट लेने की ज़िंदगी होना ये गारंटी नहीं करता कि उसे खर्च करने की ज़िंदगी भी मिलेगी। लंबी जिंदगी ही असली जीत है। तीसरा स्ट्रॉन्गहोल्ड अब पूरी तरह से खंडर बन चुका था। लगभग कोई भी कीमती चीज़ वहां नहीं बची थी। बैलेज हाईलैंड पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था, जो इस भयानक ब्लास्ट का निशान था।
ये क्रेटर कई सालों तक वहीं रहेगा, प्लेन वॉर के बीच एक छोटा सा लेकिन गहरा घाव बनकर। ड्यूक पीली रेत पर चलता हुआ आगे बढ़ा। उसके आसपास अनगिनत रेत के कण तेज गति से हवा में उड़ रहे थे, नीचे मौजूद तीसरे स्ट्रॉन्गहोल्ड के खंडरों पर सीधा स्वीप करते हुए। उसका असली टारगेट था बैलेज हाईलैंड के माइंस और ऑक्स मेस्टिंग फैक्ट्रीज। यहीं पर बड़ी मात्रा में गोल्डन स्केल सेलेस्टियल आयरन ओर रखा हुआ था और काफ़ी सारा पहले से रिफाइंड गोल्डन स्केल सेलेस्टियल आयरन भी मौजूद था। बैलेज हाईलैंड मिनरल रिसोर्सेज से भरा हुआ था, जहां कई माइनिंग एरियाज मौजूद थे। तीसरे स्ट्रॉन्गहोल्ड को पार करते ही ड्यूक दूर से कई माइंस देख सकता था। उनमें से कुछ में पहले ही विज़र्ड्स घुस चुके थे, लेकिन माइंस की तरफ सिर्फ गिनती के विज़र्ड्स गए थे। ज़्यादातर विज़र्ड्स स्ट्रॉन्गहोल्ड 1, स्ट्रॉन्गहोल्ड 2 और स्मेल्टिंग फैक्ट्रीज की तरफ भागे थे। और रिसोर्सेज विज़र्ड्स के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होते। 1 टन ओर से बहुत ही कम मैजिक मेटल निकलता है और ऊपर से वो बहुत ज़्यादा जगह घेर लेता है। स्पेस रिंग की लिमिटेड स्पेस को कोई भी ओर के ढेर जमा करने में बर्बाद नहीं करना चाहता। इसलिए 2 स्ट्रॉन्ग होल्स के अंदर मौजूद बेहद दौलत ही इन विज़र्ड्स का असली टारगेट थी। ड्यूक भी वो दौलत चाहता था, लेकिन फिलहाल उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था गोल्डन स्केल सेलेस्ट्रियल आयरन, जो माइंस और स्मेल्टिंग फैक्ट्रीज में मौजूद था। ये ऐसी चीज़ थी जो सीधा उसकी पावर को बढ़ा सकती थी और ख़ुद में ही बेहद कीमती थी। दूसरे लोग ओर से डायरेक्टली गोल्डन स्केल सेलेस्टियल आयरन निकालने की क्षमता ही नहीं रखते थे। अगर ये मुमकिन होता तो ये एक असंभव सी दौलत होती। ड्यूक ने नीचे मौजूद माइंस पर एक नज़र डाली, लेकिन तुरंत उतरने की जल्दी नहीं की। उसने सिर्फ उन सब की लोकेशन याद कर ली। उसका प्लान साफ था, पहले स्मेल्टिंग फैक्ट्री जाना, वहाँ मौजूद ऑलरेडी रिफाइंड गोल्डन स्केल सेलेस्टियल आयरन को अब्जॉर्ब करना और उसके बाद माइंस में जाकर ओर से सेलेस्टियल आयरन निकालना। जल्द ही ड्यूक एक पास के स्मेल्टिंग फैक्ट्री पर पहुँच गया। फैक्ट्री का स्ट्रक्चर बहुत ही प्रिमिटिव था। स्मेल्टिंग इक्विपमेंट भी काफ़ी बेसिक लेवल का था, सिर्फ सीधी साधी रिफाइनिंग और सेपरेशन के लिए। उसने तेज़ी से गोल्डन स्केल सेलेस्टियल आयरन के स्टोरेज एरिया को ढूंढ लिया। वो एक बहुत बड़ा कैवर्न था, जिसमें यूनिफॉर्मली साइज्ड सेलेस्टियल आयरन के ब्लॉक्स लाइन से रखे हुए थे। ड्यूक ने बिना वक्त गवाए अब्जॉर्प्शन शुरू कर दी। येलो सैंड क्रिस्टल बहुत तेज़ गति से अब्जॉर्ब कर रही थी और बड़ी मात्रा में। टू बी कंटिन्यूड। ड्यूक ने नोटिस किया कि जैसे ही वो गोल्डन स्केल सेलेस्टियल आयरन अब्जॉर्ब करता, ज़मीन पर एक ढेर सा बन जाता, बिल्कुल बारीक रेत जैसा। ये असल में सेलेस्टियल आयरन के अंदर मौजूद सारी इम्प्योरिटीज़ थीं जो येलो सैंड क्रिस्टल ने बाहर निकाल दी थीं। इसका मतलब ये था कि ग्रीन स्किन्ड ऑक्स का स्मेल्टिंग प्रोसेस काफ़ी इनएफिशिएंट था। उनके द्वारा रिफाइंड गोल्डन स्केल सेलेस्टियल आयरन काफ़ी इम्प्योर था और उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट थी। इससे पहले ड्यूक ने जो गोल्डन स्केल सेलेस्टियल आयरन अब्जॉर्ब किया था, वो विज़र्ड्स के एल्केमी प्रोजेक्ट में रिफाइन हुआ था। उसमें लगभग कोई इम्प्योरिटी नहीं थी। इस कैवर्न में लगभग 30 टन गोल्डन स्केल सेलेस्टियल आयरन रखा हुआ था। ये वही मैक्सिमम लिमिट थी जो यहाँ स्टोर की जा सकती थी। इससे ज़्यादा फिट ही नहीं होता। लगता था ये बिल्कुल नया बैच था जो अभी ट्रांसफ़र होने वाला ही था, लेकिन ब्लैक सेल लीजन की सीज की वजह से यहीं फंस गया था। ड्यूक ने बिना वक्त गवाए पूरे 30 टन गोल्डन स्केल सेलेस्टियल आयरन को अब्जॉर्ब कर लिया। अब येलो सैंड क्रिस्टल के अंदर 50 टन से ज़्यादा गोल्डन स्केल आयरन इन्हेंस्ड सैंड मौजूद थी। जैसे ही ड्यूक कैवर्न से बाहर निकला, उसका सामना कुछ और विज़र्ड से हुआ। लगता था वो भी यहीं के मैजिक मेटल के लिए आए थे। उन लोगों ने ड्यूक पर सिर्फ एक नज़र डाली, कुछ बोले बिना अंदर चले गए। लेकिन अंदर जाकर उन्हें सिर्फ बारीक रेत ही मिली। गोल्डन स्केल सेलेस्टियल आयरन का कोई नामो निशान नहीं। तुरंत ही उन्हें समझ आ गया कि वो देर से आए हैं। अभी अभी जो आदमी उनसे मिला था, शायद सब कुछ ले जा चुका था, लेकिन उनके पास ड्यूक से झगड़ा करने का कोई हक नहीं था। इस वक्त सिर्फ एक रूल चलता था, जो तेज उसका माल। ये युद्ध का समय था। अंदरूनी लड़ाई या झगड़ा बहुत सख्त सज़ा का कारण बन सकता था,
इस क्रिटिकल वक्त पर कोई भी ब्लैक सेल के रूल्स तोड़ने की हिम्मत नहीं करता, बस किस्मत को गाली देकर आगे बढ़ना ही ऑप्शन था। बाहर निकलते ही ड्यूक फिर से पीली रेत के सहारे उड़ान भरने लगा और सीधा अगले स्मेल्टिंग फैक्ट्री की तरफ बढ़ गया। आसमान में वो बिल्कुल एक चलती हुई पीली बद्दल जैसा लग रहा था। जल्द ही ड्यूक दूसरी स्मेल्टिंग फैक्ट्री पर पहुंच गया। ये भी पहले वाली जैसी ही थी, जहां गोल्डन स्केल आयरन एक कैवर्न के अंदर स्टोर था। इस बार वहां पहले से ही 2 विज़र्ड्स मौजूद थे। दोनों विज़र्ड्स जितना हो सके गोल्डन स्केल आयरन अपनी स्पेस रिंग्स में भर रहे थे। उनकी रिंग्स इतनी भर चुकी थीं कि उन्होंने और जगह बनाने के लिए एक बेड तक बाहर निकालकर फेंक दिया। कैवर्न की एंट्रेंस पर वो गोल सा बेड देखकर ड्यूक थोड़ा स्टन रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई विज़र्ड बैटलफील्ड पर भी बेड कैरी करता होगा। वाकई कंफर्ट का शौकीन लगता था। जब ड्यूक कैवर्न के अंदर पहुंचा तो सिर्फ 10 टन गोल्डन स्केल आयरन ही बचा था। बाकी सब वो दोनों विज़र्ड्स ले चुके थे और अब और लेने की उनमें कैपेसिटी नहीं बची थी। ड्यूक ने येलो सैंड क्रिस्टल का यूज़ करके सारा आयरन एक ही बार में अब्जॉर्ब कर लिया और इस बार उसे छुपाने की कोई ज़रूरत भी नहीं समझी। ये तरीका थोड़ा मिस्टीरियस ज़रूर लगता था, लेकिन एक ऑफिशियल विज़र्ड के लिए अलग-अलग तरीके होना बिल्कुल नॉर्मल बात थी। किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं थी। इस आयरन को अब्जॉर्ब करने के बाद येलो सैंड क्रिस्टल के अंदर गोल्डन स्केल आयरन की मात्रा 70 टन तक पहुंच गई। अब ड्यूक एक साथ 100 टन पीली रेत मैनिपुलेट कर सकता था। सिर्फ 30 टन की कमी रह गई थी। ड्यूक सीधा कैवर्न से बाहर उड़ान भरता हुआ निकला और अगले लोकेशन की तरफ तेजी से बढ़ गया। पीछे से वो दोनों विज़र्ड्स भी समझ गए कि यहाँ रुकना बेकार है और तुरंत उसके पीछे निकल पड़े। जब ड्यूक अगले स्मेल्टिंग फैक्ट्री पर पहुंचा तो उसे पता चला कि वो देर से आ गया है। वहाँ का सारा गोल्डन स्केल आयरन पहले ही लूट लिया गया था। वो फिर आसमान में उड़ा और बाकी स्मेल्टिंग फैक्ट्रीज पर नज़र डालते हुए। हर जगह हालात एक जैसे थे। सब जगह विज़र्ड्स पहले ही पहुंच चुके थे। थोड़ी देर सोचने के बाद ड्यूक ने डायरेक्शन बदली और स्मेल्टिंग फैक्ट्रीज छोड़कर सीधा पास के माइन की तरफ चल पड़ा। अब वक्त बहुत कीमती था। पास की ज़्यादातर स्मेल्टिंग फैक्ट्रीज खाली ही होंगी, इसलिए बेहतर था सीधा माइन से आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाए। अगर वो और देर हो जाता और ये ओर्स ब्लैक सेल के नाम रजिस्टर हो जाते तो फिर उसे कोई फ़ायदा उठाने का मौका नहीं मिलता। ड्यूक ने स्मेल्टिंग फैक्ट्री के पास इस माइनिंग साइट को चुना। ये एक काफ़ी बड़ा माइन था और साइट पर मौजूद निशान ये बता रहे थे कि यहाँ कुछ ही समय पहले काम चल रहा था। वो सीधा माइन शाफ्ट के अंदर घुस गया और टनल के साथ साथ नीचे उतरने लगा। रास्ते में उसे कुछ ग्रीन स्किन्ड ऑक्स मिले जो कोने में दुबके हुए कांप रहे थे। जैसे ही ड्यूक पीली रेत के भंवर के साथ तेज रफ्तार में गुजरा, वो सब उसे दहशत भरी नज़रों से घूर रहे थे। ड्यूक ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और बिना रुके और नीचे बढ़ता रहा। जैसे ही वो आगे निकल गया, वो ऑक्स तुरंत जान बचाकर बाहर भाग पड़े, जैसे किसी बड़ी तबाही से बच गए हों। ड्यूक उन्हें आसानी से मार सकता था, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ उन्हें मारने से कोई कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स नहीं मिलते। ऊपर से सबूत के लिए सर काटना पड़ता, जो काफ़ी झंझट भरा काम था। जब वो नीचे के माइनिंग टनल्स तक पहुंचा, तो उसे तुरंत पता चल गया कि यहाँ मिनरल रिसोर्सेज वाकई काफ़ी रिच थे। ड्यूक ने खुद को पीली रेत के एक गोले में लपेट लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। अब उसे टेरेन की कोई परवाह नहीं थी, न ही कोलैप्स का डर। वो पागलपन की तरह आसपास की रॉक वॉल से गोल्डन स्केल सेलेस्टियल आयन ओर खींच रहा था। 1 टन गोल्डन स्केल सेलेस्टियल आयन ओर में सिर्फ लगभग 1 पाउंड असल सेलेस्टियल आयन होता है। अगर ड्यूक धीरे धीरे और संभल कर अब्जॉर्ब करता तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता काफ़ी मात्रा इकट्ठा करने में। इसलिए जैसे ही उसने बिना रोक टोक अब्जॉर्ब करना शुरू किया, आसपास की रॉक वॉल से गोल्डन स्केल सेलेस्टियल आयन लगातार निकलने लगा। दीवारों पर जाली जैसे गड्ढे बनने लगे और पूरी स्ट्रक्चर धीरे धीरे अनस्टेबल होती चली गई। कुछ ही मिनटों में यहाँ एक ज़बरदस्त कोलैप्स हो गया। बड़ी बड़ी चट्टानें और मिट्टी के टुकड़े लगातार टूट टूट कर नीचे गिरने लगे। लेकिन पीली रेत अपने आप ड्यूक को प्रोटेक्ट कर रही थी।
इस कोलैप्स का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। चाहे वो पत्थरों और मिट्टी के नीचे पूरी तरह दब भी गया हो, वो फिर भी आसपास के ओर्स अब्जॉर्ब करता रहा और धीरे धीरे मूव भी करने लगा। जब एक जगह का ओर पूरी तरह खत्म हो जाता, वो दूसरी जगह चला जाता और अब्जॉर्ब करना जारी रखता। जैसे जैसे ड्यूक जोर शोर से अब्जॉर्ब करता रहा, गोल्डन स्केल सेलेस्टियल आयन बड़ी मात्रा में येलो सैंड क्रिस्टल के अंदर जमा होता गया और माइन का कोलैप्स और भी भयानक होता गया। लगभग 30 टन गोल्डन स्केल सेलेस्टियल आयन अब्जॉर्ब करने के बाद ये माइनिंग एरिया पूरी तरह से धंस गया। जमीन पर एक बड़ा संकन क्रेटर बन गया। इस गड्ढे के बीच से मिट्टी का एक ढेर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और उसके बीच से ड्यूक बाहर निकला, अभी भी पीली रेत के गोले के अंदर। उसे याद भी नहीं था कि उसने कितने टन और अब्जॉर्ब किए थे। बस जैसे ही उसे महसूस हुआ कि येलो सैंड क्रिस्टल के अंदर लगभग 100 टन गोल्डन स्केल सेलेस्टियल आयन जमा हो चुका है, वो बाहर आ गया। आसमान में तैरते हुए ड्यूक ने नीचे पूरी तरह से धसी हुई जमीन को देखा और जीभ चाट ले। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बड़ा हंगामा मचा देगा। वो तुरंत वहां से निकल गया जब तक आसपास कोई और नहीं पहुंचा था, बिल्कुल एक हिट एंड रन जैसे। अगले कुछ दिनों तक बलागे हाईलैंड का कंसोलिडेशन और रेस्ट चला। उसके बाद ब्लैक सेल फोर्सेस अगला टारगेट लेने के लिए आगे बढ़ने लगे। एल्बी सिटी 7th वॉर जोन का सबसे बड़ा बीस्टमैन शहर था। जैसे जैसे एल्बी सिटी के आसपास के शहर एक एक करके गिरते गए, ब्लैक सेल की फोर्सेस हर डायरेक्शन से धीरे धीरे एल्बी सिटी के गिर्द जमा होती चली गईं। 19002 जब ड्यूक एल्बी सिटी के बाहर के विल्डरनेस में पहुंचा तो दूर से ही ये भयानक और शानदार शहर नजर आ गया। ऊंचे ऊंचे सिटी वॉल्स जैसे आसमान को छू रहे थे, जिनके अंदर लाखों बीस्टमैन बसे हुए थे। दीवारों पर जगह जगह झंडे लहरा रहे थे, जो ये बता रहे थे कि अंदर मौजूद बीस्टमैन लीजन अभी तक पूरी तरह से नहीं गिरी थी। एल्बी सिटी लगभग आधा महीना टिक चुकी थी, लेकिन आज के दिन उसका टिकना लगभग नामुमकिन हो गया था। ब्लैक सेल फोर्सेस के लिए आसपास के सारे शहर और स्ट्रॉन्ग होल्ड्स गिर चुके थे और अब सभी फोर्सेस यहीं इकट्ठा हो गई थीं, फाइनल ऑल आउट असॉल्ट के लिए। दोनों तरफ से कोई नेगोशिएशन नहीं हुई। जैसे ही एक स्लेव क्रीचर ने गरज कर रोर किया, जंग सीधे फूट पड़ी। अब तक दोनों साइड्स समझ चुकी थीं कि बातचीत का कोई मतलब नहीं। बीस्टमैन पीछे हटने वाले नहीं थे और ब्लैक सेल को उनसे नेगोशिएट करने की ज़रूरत भी नहीं थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि शेयर फोर्स से वो बीस्टमैन को कुचल देंगे। वेस्ट गेट पर खड़ा ड्यूक देख रहा था कैसे स्लेव क्रीचर्स समुद्र की लहरों की तरह आगे बढ़ रहे थे, बार बार सिटी गेट पर हमला करते हुए। यहाँ तैनात ऑर्क्स पहले ही हद से ज्यादा थक चुके थे। ब्लैक सेल ने उन्हें सांस लेने का एक पल का मौका भी नहीं दिया। रात को भी हरासमेंट अटैक्स होते रहे। ब्लैक सेल के पास इतने स्लेव क्रीचर्स थे कि वो शिफ्ट बनाकर आराम कर सकते थे, लेकिन ऑर्क्स इतने लकी नहीं थे। उनकी फोर्सेस लगातार कम होती जा रही थीं और कई बार सिर्फ 1-2 घंटे का रेस्ट मिलने के बाद उन्हें तुरंत वॉल्स पर वापस भेज दिया जाता था, मरे हुए साथियों की जगह लेने के लिए। एल्बी सिटी पर यह हमला पूरे 3 दिन तक चला और जब सिटी गेट टूट गया तो अनगिनत स्लेव क्रीचर्स शहर के अंदर तूफान की तरह घुस पड़े। बैलेगे हाईलैंड के इंसिडेंट से सीख ले चुका ड्यूक बाकी विज़र्ड्स की तरह आंधी में नहीं कूदा। भले ही एल्बी सिटी के मास डिस्ट्रक्शन का चांस कम था, लेकिन उसे पूरी तरह से नाकारा नहीं किया जा सकता था। शहर के अंदर लाखों ऑर्क्स मौजूद थे। अगर उन्होंने कलेक्टिव सुइसाइड का फैसला लिया तो उनका नुकसान कल्पना से परे होता। अभी भी जब सिटी गेट गिर चुका था, जंग खत्म नहीं हुई थी। ऑर्क्स के पास अभी भी उम्मीद थी, बस लड़ाई शहर के बाहर से अंदर शिफ्ट हो गई थी। वेस्ट गेट पूरी तरह से हाथ से निकल चुका था और वहां के ऑर्क डिफेंडर्स पीछे हटने लगे। लगभग उसी वक्त साउथ और ईस्ट गेट्स भी एक एक करके गिर गए और एल्बी सिटी की किस्मत पर मुहर लग गई। ड्यूक को जल्द ही ऑर्डर मिला कि वेस्ट गेट से एल्बी सिटी के अंदर एंट्री ले। वो शहर के अंदर घुसा डॉगमैन रीड के साथ।
डॉगमैन रीड का काम था ड्यूक को कॉम्बैट में असिस्ट करना, उसकी सेफ्टी एंश्योर करना और ज़रूरत पड़े तो अपनी जान तक कुर्बान कर देना। उसकी स्ट्रेंथ लगभग एक लेवल 1 क्रिस्टलाइज्ड विज़र्ड के बराबर थी, पहले लेवल के बीइंग्स में बिल्कुल टॉप पर, बल्कि ड्यूक से भी ज़्यादा। ड्यूक ने खुद देखा था कि जैसे ही डॉगमैन रीड कॉम्बैट मोड में आता, उसकी फिजिकल पावर इतनी भयानक होती कि शायद ड्यूक की पीली रेत भी उसे नुकसान ना पहुंचा पाए। अगर उसकी सैंड एनिमी को चोट ना दे पाए तो ड्यूक के पास सिर्फ पैसिव डिफेंस का ऑप्शन बचता, बस अटैक्स झेलना, क्योंकि पावर गैप बहुत ज़्यादा था। जब वो वेस्ट सिटी वॉल के ऊपर पहुंचे तो सामने का सीन पूरी तरह से केओस था। भागते हुए ऑक्स सिविलियंस, ऑक्स और स्लेव क्रीचर्स एक दूसरे को मारते हुए, और विज़र्ड्स बेपरवाह तरीके से ऑक जिंदगियां काट रहे थे। हर पल गरज, चीख पुकार और मौत का शोर था। हर सेकंड अनगिनत जानें खत्म हो रही थीं। ड्यूक ने डॉगमैन रीड की तरफ देखा और पूछा, तुम आसपास कोई खजाना स्मेल कर सकते हो? मैजिक मेटल, एनर्जी क्रिस्टल स्टोन जैसी चीजें? डॉगमैन रीड ने सर हिला दिया। उसने हर तरह की बदबू और खून के बीच से खजाने की महक को ध्यान से अलग करना शुरू कर दिया, ड्यूक के ऑर्डर को बिल्कुल वफादारी से फॉलो करते हुए। ड्यूक को एल्बी सिटी का कोई खास आइडिया नहीं था और अंधाधुंध सर्च करना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। रीड की सूंघने की शक्ति बेहद तेज थी, इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट।